अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। और मैं हूँ आमना खटाना, आपको वेलकम कहेंगे। और सती आज आप कुछ ज्यादा ही हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, आज मुझे मौका मिल गया तो मैं हशाश बशाश होना चाहता हूँ। देखिए, किस चीज का मौका? मतलब हशाश बशाश होने का। अच्छा, आपको पहले मौके मौका नहीं ढूंढने मिलता। चाहिए, आपको छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी चाहिए, अच्छा। छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। तो उसी वजह से फिर आप वरना आप एक्सेल कर सकते हैं। वरना अगर आप सोचें कि जिंदगी में क्या चल रहा है, मसाइल कितने हैं, परेशानियां कितनी हैं, तो फिर अरे आप हमारे लिए खुद भी सबसे- परेशान होंगे हमारे और लिए दूसरों को भी करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी, मैं कल बैठी सोच रही थी कि भाई वीकेंड आता था, हम इतना कुछ प्लान करे होते थे। लाइक अगर वीकेंड है जी तो शॉपिंग के लिए निकल गए। अब तो आप शॉपिंग के लिए जाएं तो आगे हर चीज पे लिखा होता है डोंट टच मी, यू कांट अफोर्ड मी। ओह यस। और उसके बाद फिर अगर आप प्लान करते हैं कि यार चलो बाहर खाना खाने चले जाते हैं, उस पे भी बेबहा टैक्सेस। तो क्या आपको उसने रोक लिया एक और चीज सुन लेना। बाहर जाने से? किसने? खाने के ऊपर टैक्सेस ने? हाँ हाँ, समहाउ मतलब वो रूटीन चेंज होगी। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप सिनेमा का प्लान करें, वो तो कोविड ने वैसे ही छुड़वा दिया। लेकिन अगर आप गलती से चले जाएं, पहले आप कैलकुलेट करेंगे जी आपके पास गाड़ी में पेट्रोल, और पेट्रोल आपको पता है आसमान को छू रहा है बिल्कुल जी। उसकी कीमतें। और उसके बाद अगर आप सिनेमा पहुंच जाएं तो जी मूवी की टिकट, उसका अलग से बजट बनाएं। फिर पॉपकॉर्न। फिर उसके बाद जी खाने पीने के लिए अलग से आप बजट बनाएं। तो फिर आप सोचते हो नहीं भाई, घर ही बैठ के चुप करके नेटफ्लिक्स पे कुछ लगा के देख लो। और अगर आपने घर में कोई गेट टुगेदर प्लान कर लिया, क्योंकि हमारी तो यही एक्टिविटीज हैं, हम एंटरटेन करना चाहते हैं खुद को, तो हम यही कर सकते हैं ज्यादा। तो घर में अगर आपने कोई प्लान कर लिया कि जी आज घर में बैठ के कुछ गेट टुगेदर फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, गैस ही नहीं आती। हाँ, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं जी। क्या बनाएं घर में? तफसीली अहाता आमना खटाना ने किसी हद तक किया और मुझे मुख्तसर से दुख वक्त हो में। रहा है ना, अब और वीकेंड पे क्या हाँ, करें हम? बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत से मसाइल हैं। लेकिन मसला ये है कि सिनेमा इंडस्ट्री हमारी अल्लाह अल्लाह करके, बल्कि मसा मसा करके हमारी बहाल होना शुरू हुई है, तो वी हैव टू सपोर्ट देम। और दूसरा ये है कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप जाना चाहते हैं महंगे सिनेमाज में, वहाँ के ऑप्शंस भी हैं। अगर आप सस्ते सिनेमाज में जाना चाहते हैं, उनके भी ऑप्शन मौजूद हैं। इवन ड्राइव इन सिनेमाज के ऑप्शन मौजूद हैं। बहरहाल इस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत हम इश्यूज़ पर हम तबादला ख्याल करेंगे और आपको ये बताएंगे कि शहर क़ायद कराची में, जहाँ पर वैसे तो तमाम अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर अब भी चाय का कप किसी एक मुकाम पर 10 रुपए में भी दस्तयाब है। कौन सा मुकाम है आपको बताएंगे, बिल्कुल। लेकिन टॉप स्टोरीज पहले शामिल करते हैं। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। मर्दान पुलिस का एहलकार शेर आलम इंसानियत की खिदमत में मसरूफ। 4 बरस से खून एहतियात करने की मुहिम में मसरूफ। थैलेसीमिया के मरीजों और जख्मी एहलकारों को खून फराहम करते हैं। कराची सस्ता शहर ही है। 10 रुपए में चाय का बेहतरीन कप, वो भी निहायत इखलाक और प्यार के साथ। इस चाय के बनने से फरोख्त तक की दास्तान देखिए बाखबर सवेरा की खुसूसी रिपोर्ट। शोलों से पेंटिंग, आग से भी मुख्तलिफ फनपारे तख्लीक हो सकते हैं। इसको साबित किया है DI खान में रहने वाले आर्टिस्ट बशीर अहमद बातिश ने। कायद आजम समेत अहम शख्सियात के पोर्ट्रेट बना चुके हैं। और टेनिस की अंडर 12 चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मेजबान काजाकिस्तान को फाइनल में हरा दिया। फातेह खिलाड़ी बाखबर सवेरा के मेहमान। तो ये थी टॉप स्टोरीज जो आपने मुलाहिजा की। अच्छा सती, कभी ब्लड दिया आपने? डोनेट किया? कितनी बार? 2 दफा अच्छा, तकरीबन। जबरदस्त। आपको कभी इत्तेफाक हुआ है? आप हमेशा सोच के ही फेंट हो जाती मुझे हैं। तो लगता है कि मेरे में ब्लड ही नहीं है। तो अपनी सिचुएशन देख के मैं जरा साइड पे रहती हूँ यार। नहीं, वैसे कहा जाता है कि जो प्लस मुझे सिरिंज फोबिया भी है, ये मतलब एक डर है। लेकिन ये डर है और ये डर निकल जाता है जब एक दफा जाके आप ट्राई करते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये कॉज क्या है। ये कॉज है और कॉज के लिए आपको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब लोग यही सोचते रहेंगे कि हमें हमारा खून निकल जाएगा, हमें वीकनेस हो जाएगी, हमें ये हो जाएगा। देखिए, एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में जो है वो कई लीटर खून होता है। किसी जिंदगी का सवाल है ना ये बड़ी जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, कितना रेयर है आपका ब्लड ग्रुप, और जो शख्स जिसको खून की जरूरत है उसको कौन से खून की जरूरत है। एक तो होते हैं जो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, यानी कि ओ नेगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, लेकिन उसके अलावा बाकी काफी जो है हम देख सकते हैं कि परेशानी होती है अदरवाइज ब्लड ढूंढने के लिए। आपने मेरा जज्बा जो है ना वो जवान कर दिया। बस ठीक है, अभी आप एक सेकंड जी,
प्रोड्यूसर साहब कैमरा जो है सोलो कट करें, आमना अभी जा रही है ब्लड देने। हाँ बाद नहीं में नहीं, इनसे बात इसके करें। इस प्रोग्राम के बाद जाऊंगी, प्रोग्राम के बाद जाऊंगी। अच्छा, चलो ठीक है। दूसरी बात ये थी कि एक और ऐसी हमारे सामने एक मिसाल आई है, अच्छा। एक ऐसी इंस्पिरेशन बनी है हमारे देखने वालों के लिए। वो है जी, पुलिस से उनका ताल्लुक है, पुलिस Okay. कांस्टेबल है और मर्दान में तख्त बाईपास पुलिस स्टेशन है, जहाँ के ये जवान शेर आलम है और जिन्होंने ड्यूटी के साथ जरूरतमंदों के लिए खून की अतियात की मुहिम चलाने का बेड़ा भी उठा रखा है। कैसे देखें, हम बात करते हैं इंसानियत की, और इंसानियत सबसे पहले आती है। तो बिल्कुल। अगर लोगों में इंसानियत हो, एहसास हो, तो मुआशरा बहुत खूबसूरती से आगे और बढ़ेगा। आपको इल्म है कि कोविड के दिनों में जो सबसे ज्यादा बच्चे मुतासर हुए थे वो थे जो थैलेसीमिया का शिकार थे। और थैलेसीमिया के जो शिकार अफराद या बच्चे होते हैं उनको हर महीने यानी कि 25 से 28 दिन के दौरान उनको नए खून की ज़रूरत होती है। और जब कोविड के दिनों में सब लोग घरों में कैद थे तो ऐसे में उन लोगों की मदद भी नहीं हो पा रही थी। तो ये एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बना था और उसकी वजह से हमें ये हुआ था कि काफ़ी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ऐसे ही हमने जो है देखा कि हेड कांस्टेबल शेर आलम अपनी मुहिम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए चला रहे हैं, जिसमें वो अरेंज कर रहे हैं लोगों को साथ अपने गैदर कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, आप जिस कंपनी में होते हैं वो कंपनी जो काम कर रही है, जिन लोगों की कंपनी है वो क्या कर रहे हैं, तो ये बड़ा मोटिवेटिंग होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी अजीम शख्स से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेर आलम साहब, इनको हम वेलकम कहेंगे और गुड मॉर्निंग कहेंगे बाखबर सवेरा में, क्योंकि इन्होंने इंतहाई अजीम काम किया है। और सती जो सबसे बड़ी बात वो ये कि पहले जो दौर था उसमें तो आप पहले किसी एनजीओ या वो ये काम कर रही होती थी, अब आप इनफरादी तौर पे ये काम घर बैठे कर सकते हैं जिस तरह का सोशल मीडिया का टाइम है। तो शेर आलम साहब के साथ हम बात करते हैं। शेर आलम साहब, ये कहिएगा, सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट करेंगे आपको, सैल्यूट करेंगे इस काम पर कि आपने ना सिर्फ खुद ये इसमें पार्टिसिपेट किया बल्कि जो आपके कोलीग्स हैं उनको भी आप इंकरेज करते हैं। तो कैसे ये आइडिया आया और कब से ये काम कर रहे हैं आप? खून मैंने 2018 से इसका स्टार्ट लिया था। 2018 में मेरा भांजा था जो कि LRH अस्पताल में एडमिट था, उसका ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन था, तो उसका खून नहीं मिल रहा था। तो मेरे जो बहनोई है उसने मुझे कॉल की कि आप इस तरह आ जाए, यहाँ पे इसको ब्लड डोनेट करना है। तो मैं यहाँ से मर्दान से पेशावर गया, तो वहाँ पे जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस तरह, अगर मर्दान से कोई बंदा पेशावर आ सकता है तो क्यों ना एक चेन बनाई जाए जिसके ज़रिए अगर पेशावर में किसी को खून की ज़रूरत हो तो पेशावर से उसको जो है ना वो खून मिल सके। किसी को जो है ऐसा ग्रुप हो कि वो ना मिलता हो और वो दूर इलाकों से आए हुए हो तो उनको उसी इलाके के बंदे जो है ना वो खून प्रोवाइड कर सके। अच्छा शेर आलम भाई, ज़रा बताएं कि क्या खूबसूरत आपका जज्बा है, लेकिन आपने साथ एक कारवां भी बनाया, तो कितने लोग आपके साथ इस काविश का हिस्सा हैं? तकरीबन जब 2018 में मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरा सिर्फ एक सिंपल व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें तकरीबन 250 बंदे ऐड थे। अभी तकरीबन मेरे साथ 3000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ टच में हैं जो मेरे साथ इस काम में जो है ना मेरे साथ हिस्से में है और वो बाकायदा मेरे साथ एडमन है अपने अपने इलाके के ग्रुप में। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत हो तो किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है? तकरीबन पिछले हफ्ते हमने काउंटिंग की थी तो 1000 से ज़्यादा लोगों को हमने फ्रेश ब्लड जो है ना वो प्रोवाइड किया हुआ है, फ्रेश ब्लड। अच्छा, तो वैसे जो एक आपके ग्रुप का हिस्सा है तो चलें वो तो आ जाते हैं, लेकिन बाकी किसी को आपसे रब्ता करना हो तो वो कैसे करें? जिन लोगों को खून की ज़रूरत होती है तो वो हमारे एडमन होते हैं या वो मुझसे बजरिए फ़ोन या व्हाट्सएप ग्रुप में वो मुझे मैसेज कर देते हैं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हम वो मैसेज उसमें फॉरवर्ड कर लेते हैं। जो हमारे बंदे होते हैं एक्टिव वो उस पर जो है ना कार्रवाई करते हैं। हमारे पास डायरिया होती है, उसमें हमने फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लोगों के लिखे होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप, एड्रेस लिखा होता है। जो नज़दीक हॉस्पिटल के करीब तरीन डोनर होता है हम उसको कांटेक्ट में लेते हैं और उसी को उसी हॉस्पिटल में भेज देते हैं फिर। अच्छा शेर आलम साहब, एक बात ये कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज करती है, तो आपको जो आपके कोलीग्स हैं, पुलिस अफसरान हैं, उनकी जानिब से हौसला अफजाई मिलती रहती होगी। जो हमारा मौजूदा DPO है डॉक्टर जैदुल्लाह साहब, सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई उसने हमारी की। जब उसको पता चला तो उसने हमें अपने दफ्तर में इनवाइट किया, हमें अप्रिशिएट किया और हमें हौसला अफजाई की और ये भी बताया कि बेटा ये काम रुकना नहीं चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके हम आपकी हेल्प भी करेंगे। उसके बावजूद अपने जो गनमैन है रात के तकरीबन 2:30 बजे के करीब उसने अपने गनमैन भी निगेटिव ब्लड कैंसर का पेशेंट था, उसके लिए उसने वो भेजा था। अच्छा जी, एक और बात भी है कि कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि रेयर होते हैं, जिसमें A नेगेटिव हो गया, उसके साथ साथ हम देख सकते हैं AB पॉजिटिव हो गया, और भी कई ब्लड ग्रुप्स हैं, तो उनको कैसे आप ढूंढते हैं, उनका ब्लड कैसे अरेंज करते हैं?
जब ऐसा ग्रुप आ जाए जिसका मिलना मुश्किल होता है, वो रेयर ग्रुप होता है, तो फिर उसके लिए हम पूरी केपीके की सतह पर जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कैंपेन चलाते हैं। मसलन पेशावर में किसी बंदे को ऐसा चाहिए जो वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो हम मालाकंड के या इस तरह एबटाबाद, ये पेशावर के दूर दराज इलाके या कोहाट जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें हम वो मैसेज डाल लेते हैं। जहाँ से भी किसी बंदे ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, फिर उसको हम उस बंदे के साथ कांटेक्ट में करते हैं। अगर उसको कन्विंस का मसला हो तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। अपने जेब से हमारे चंद बंदे ऐसे कि वो पैसे जो है ना उसकी डोनेशन कर लेते हैं, उसके लिए हमारी गाड़ी का बंदोबस्त वगैरह वो उसी पैसों से कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, शेर आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आए हैं, क्योंकि सत्य बहुत ज़रूरी होता है ऐसे काम को इनकरेज करना, और ये बड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि आजकल के जो हमने देखा है जितनी हसल बसल है, लोग इतनी आसानी से कायल नहीं होते, कन्विंस नहीं होते। बेसिकली बात ये है कि देखें, मेरी एक चीज समझने की जरूरत है। शेर आलम भाई ने क्यों ये सिलसिला शुरू किया? क्योंकि उन्होंने अपने एक रिलेटिव के साथ ऐसे वो देखा। जब इंसान को अपने करीबी रिलेटिव्स में, कभी अपने प्यारों में कोई चोट पहुंचती है तो वो इंसान ऐसे इनिशिएटिव शुरू करता है। हेड्स ऑफ टू हिम। और दूसरे, मैं आपको थोड़ा सा डर और दूर करूं, देखिए 4.5 से 5.5 लीटर आपके जिस्म में खून है, उसमें से अगर थोड़ा सा किसी को आप सदका अतिया कर देंगे बहुत फायदा होगा। और दूसरा, पाकिस्तान में कुछ रेयर ब्लड टाइप्स हैं। हर पूरी दुनिया का रेशो जो है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो कुछ अलग रेयर ब्लड टाइप्स हैं, जिनमें ए नेगेटिव हो गया, उसके बाद ए बी एक ब्लड ग्रुप आ जाता है, ओ जो है वो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव पाकिस्तान में पाया जाता है, यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप भी है, ओ नेगेटिव भी। तो इसमें थोड़ा सा हमें करने की जरूरत है। आपने मेरे डर को कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया। बिल्कुल। पहले तो आज मैं जाके टेस्ट करवाऊंगी मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बाद आपको ये भी नहीं पता? उसके बाद जाके मैं डोनेट करूंगी आज, क्योंकि मेरा जज्बा जो है वो बुलंद हो गया इसके बाद। डोंट जज मी, वो एक वो मुहावरा था कि गई भैंस पानी में। नहीं, बहुत नहीं वो वाला मुझे याद है। ब्लड टाइप नहीं पता आपको? वो भी मैं बता रही हूँ ना, मुझे सिरिंज फोबिया है, बताया था ना, अभी नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात है कि जब किसी की जान इससे बची जा सकती है तो उसके बाद। अच्छा चलें जी, अब थोड़ा हम तस्करा कर लेते हैं, मूड बेहतर करते हैं और आपका जो प्लेटलेट काउंट और आपका जो है वो एचबी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चाय का तस्करा करते हैं। चाय तो हमारे रगों में खून की तरह दौड़ती है, और चाय का कप सुबह सुबह ना हो तो फिर फ्रेशनेस नहीं मिलती। हाँ, वैसे तो मैं तो चाय के आदी अफराद है ना, 5-6 कप पी लेता हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब कम से कम। और वैसे जी पाकिस्तान का एक रेशो है कि औसतन जो है सालाना 900 कप जो है वो एक बंदा कंज्यूम करता है। भाई घर में कुछ हो ना हो, तो जो घर में हमारे अफराद हैं, माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, बच्चे हैं जो इनको आदी हैं जो चाय के, उन्होंने चाय जरूर रखी होती है। महंगाई का रोना रोएंगे लेकिन चाय नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुने, बात ये है कि चाय के हवाले से हम बात करते हैं तो आजकल तो बड़े वो लेविश किस्म के ढाबे और तरह तरह की चीजें खुल गई हैं जहाँ पर चाय का कप भी 200 रुपए तक भी मिलता है। ठीक है, उसमें रेसिपी भी है ना, इंग्रेडिएंट्स देखें आप, इतना कुछ मिक्स कर दिया वो तो है, लेकिन फिर भी। और इसके बाद ऐसे शहर में सस्ते तरीन चाय का कप मिलना, और वो भी बड़े प्यार के साथ और बड़े तरीके से, कराची में, और कराची शहर में। तो कराची वैसे भी गरीब परवर शहर है, सस्ता शहर कहा जाता है। नहीं, तो इसी हवाले से नहीं, देखें ये मैंने लाहौर में रह के देखा हुआ है, मैंने इस्लामाबाद में रह के देखा हुआ है, लेकिन मुझे कंपैरेटिवली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलती इसलिए साफ साफ बात करें, लेकिन कराची में जो है वो मुझे महंगाई ज्यादा लगती है। नहीं, देयर इज नहीं, मुझे लगता है। आई बेग टू डिफर। द रीजन इज कि पाकिस्तान नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। सुन तो लें बात यह है कि कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है, और यहाँ पर हर कौमियत के लोग बसते हैं। जिस इलाके में आप रहती हैं वहां पर यह है कि महंगाई का तासुर मुझे पता है ना, मतलब ऑब्वियसली वी वर्क इन यार भाई, तो वी नो। तो उस इलाके में महंगाई की शरह ज्यादा है, लेकिन कराची बहुत फैला हुआ है। कराची की बाउंड्रीज जो है वो आप देखें हैदराबाद को तकरीबन टच कर रही हैं। तो यहाँ पर डाइवर्सिफाइड कल्चर है और महंगा सस्ता हर जगह देख लेते हैं कि 10 रुपए वाला चाय का कप कहाँ से मिल रहा है। लोगों से बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को रिस्पेक्ट देना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं एक छोटे बच्चे से भी चाय पूछता हूँ, क्या सर चाय पियेंगे आप? तो बच्चा हंसता है, कहता है कि यार अंकल मैं सर नहीं हूँ। मैंने चाय बना के उसको इस तरीके से बेचने की कोशिश की कि मैं लोगों के पास जाऊँ, लोगों से पूछूं क्या सर चाय पियेंगे आप? अब 10 रुपये बड़ा मुनासिब है और लोग अब चाय पी रहे हैं, लोग बड़े खुश भी हैं, और उससे मेरे घर के हालात भी थोड़े बेहतर हो रहे हैं। और बस ये है कि बच्चों की पढ़ाई मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए इस बंदे की, जहाँ तक हो सके हौसला अफजाई करना चाहिए। क्या ये मेहनत करके कमा रहा है यार। ये 50 रुपए की 40 रुपए की चाय ये 10 रुपए में पिला रहे हैं लोगों को, दुआएं ले रहे हैं लोगों की। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनका कारोबार अच्छा चला है।
तो जी सत्ती ने मुझे ये जो हम अब पैकेज चल रहा था इस दौरान आपने मुझे कायल कर दिया कि कराची सस्ता शहर है। अच्छा देखिए, खुद भी एक्सप्लोर करने की मैं जरूरत है। एक्सप्लोर मजीद पीछे से करेंगे। अलग से क्लास हुई है मेरी, कहा नहीं, जा रहा है नहीं, कि आपने खुद एक्सप्लोर किया नहीं और आप कह रही हैं कि कराची महंगा है। नहीं, लेकिन एक्सप्लोर करेंगे, जितना आप बाहर निकलेंगे आइडिया होगा। एक चीज और भी देखें, ये 10 रुपए का ये नौजवान चाय का कप दे रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके पीछे दुकान का किराया नहीं है, इसके पीछे बाकी फैक्टर्स नहीं है जो कि ऐड होके आपके उसमें कॉस्ट में इजाफा कर और देते हैं। आपने उसका तरीका कार देखे, बहुत वो प्यार आगे से, किस तरह से पूछ रहे हैं। अल्लाह ताला सर, आपको कामयाब चाय करे जी, चाहिए। मजीद कामयाबियां बख्शे हाँ, और मजीद बरकत आसानियां डालें पैदा इन करे। बिजनेस तो में। हम एक ब्रेक ले लेते हैं इसी दुआ के साथ। विल टेक अ ब्रेक के बाद आते हैं। तो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस तरह से हमने देखा कि बल्दियाती इंतखाबात केपी में जो हुए सत्ती, उसमें फिर हमने देखा कि ऑपोजिशन बहुत खुश दिखाई दे रही है उसके बाद, क्योंकि जाहिर ऑब्वियसली पीटीआई का जो सेटबैक का सामना अभी तक जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा मरियम नवाज साहिबा जी मैदान में आ गई कल। हाँ, एक बार फिर से। हाँ जी, मरियम नवाज साहिबा ऐसे जो मौके होते हैं उनके भरपूर तरीके से फायदा उठाती हैं और कल वो मैदान में आई, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पेशी थी जिसके बाद वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और खूब तनकीद का निशाना बनाया गवर्नमेंट को। बिल्कुल जी, तनकीद का निशाना बनाया और इसके साथ साथ जो है वो वजारत उज़्मा के आइंदा के उम्मीदवार के हवाले से बात की गई। कई कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी आ रहा था, शहबाज शरीफ साहब खुद आगे हैं, मरियम नवाज खुद वहां पर मौजूद हैं। अब एक और फैक्टर ये है कि मरियम नवाज ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, वो ये कहती हैं कि ये फैसला करेंगे अब्बा जी यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब, और दूसरा ये कि वतन वापस आने के लिए बेचैन है। तो इससे कहीं तासुर ये तो नहीं मिल रहा कि 3 बार के वजीर आजम एक बार फिर वजीर आजम बनना चाह रहे हो? मुमकिन है? Anything is बेसिकली उन्होंने possible? एक खबर दे दी ना कि वो कहते हैं कि वो बेचैन है, आ जाएंगे जल्दी, ना, आ ना, जाएंगे। ना, ना, ना। वापस आएंगे। बेचैन है लेकिन आना होगा जब आएंगे। कुछ हो अर्सा सकता है पहले इलेक्शन से आपको पहले पता आ है, जाएं। कुछ अर्सा पहले भी लीगी रहनुमा, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा जावेद लतीफ साहब ने कहा हाँ था। जी, उन्होंने कहा था जी दिसंबर में आएंगे, तो जी, दिसंबर भी आ गया मेरे ख्याल में। अब तो उन्होंने दिसंबर साल नहीं की बताया तरफ जा था। रहे हैं, उन्होंने साल नहीं बताया था। यानी कि उन्होंने दिसंबर कहा था। बहरहाल It means मरियम कि रवा नवाज साल की बात थी। साहिबा ने क्या फरमाया, सुनिए। अच्छा जी, तो ये तो गुफ्तगू हो गई। इसके बाद एक और ऑडियो जो है जो कि मरियम नवाज साहिबा से मंसूब है, वो सोशल मीडिया पर लीक हो गई। आजकल लीक होने का सिलसिला जारी है। ये ट्रेंड चल वैसे रहा है। पाइप लीक होते थे, गैस लीक होती थी, सीवरेज लाइन लीक होती थी, लेकिन वो जनाब मटेरियल का फॉल्ट होता था, कहीं ना कहीं हम देखते थे। अब ये न जाने किस चीज का फॉल्ट है कि लीक पे लीक हो रही है। और टाइमिंग जरा चेक करें। ऑडियोज, मंजर आम पर बहुत हाय चीजें हाय आ हाय रही हाय हैं। हाय हाय हाय, टाइमिंग जरा चेक करें। टाइमिंग इज एवरीथिंग, और उस टाइमिंग के साथ लीक हो रही है। और कहा इन्होंने ये है, नहीं बताएं, नहीं बताएं, ना बताऊं? हाँ, सुनवाते हैं उनको। चले सुनवाते हैं। हाँ। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। ले जी, पहले भी मरियम नवाज साहिबा ने जो पहले उनकी ऑडियो लीक हुई थी उसमें भी यही चैनल्स के बारे में बात की थी कि जी हमने इनको कह दिया है, ये सुन रहे हैं हमारी बात, और उन्होंने कंफर्मेशन दी है कि जी हाँ हम इनको सीधा करके रखेंगे। और फिर उन्होंने ये बात भी की कि जी इन ARY का खास तौर पे नाम लिया, इनको नहीं देना आपने इश्तिहार, समा को आपने इश्तिहार नहीं देना, कुछ चैनल्स की बात इन्होंने की। अब ये जो ऑडियो है इसमें फिर बात करी है मीडिया मैनेजमेंट की। जी देखिए आपने मेरी मीडिया मैनेजमेंट जई थई फेर दी है दुनिया और जियो ने। अच्छा, इंटरनेशनली जई थई यूनिवर्सिटीज मतलब में ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी। अच्छा, मेरी बात सुने, ये जो इंटरनेशनली होता है ना, ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है मीडिया मैनेजमेंट के कोर्सेज, उसमें ये नहीं पढ़ाया जाता। तो ये स्किल सेट एक अलग है जो कि सीखना पड़ेगा। अब इसका भी फॉरेंसिक करवाया जाएगा। देखें, पहले जो साकिब निसार साहब जो कि साबिक एक साकिब निसार साहब से जो मंसूब ऑडियो आई थी, उसके अंदर ये था कि कहा जा रहा था कि जी उन्होंने ये बातें की है। हालांकि वो बाद में ARY न्यूज़ के तवस्सुत से साबित हुआ कि जो वीडियो थी वो जो ऑडियो थी वो फोर्ज थी, उसको ऐड किया गया, कहीं के कहीं क्लिप मिलाए गए, तो और वो गलत साबित अभी हुई। आपने फोरेंसिक की बात की ना, पहले वाली ऑडियो जो लीक हुई थी मरियम मान गई थी, उनकी आवाज है, ठीक है। उसके बाद फिर अब ये वाली जो वीडियो है ऑफ रिकॉर्ड आप उठा के देखें, कल प्रोग्राम जो काशिफ अब्बासी साहब के साथ मोहम्मद जुबैर साहब ने कंफर्मेशन तकरीबन कर दी। उन्होंने कहा हाँ जी मरियम की आवाज लग रही है, मरियम ही लग रही है। अच्छा, आवाज लगना तो और उन्होंने कहा, और फिर बाद में वो इसकी क्लैरिफिकेशन यूं देते रहे कि मीडिया मैनेजमेंट में क्या गलत चीज है, व्हाट इज दिस। तो बहरहाल देखिए जी, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन आवाज उनकी हो सकती है, आवाज साकिब निसार साहब की भी हो सकती है, लेकिन कहां से कहां जोड़ा गया। लेकिन मरियम वाली बात जो है वो एक फिक्रे में थी, ये अंडरस्टैंड करने की चीज है। हाँ तो हो जी। सकता है वो तस्लीम भी कर लें कि जी हाँ कहा था इसमें। जुबैर साहब तो कर ही चुके हैं, तर्जुमान है जी मरियम नवाज के। चलें। तो बहरहाल ये बातें तो चलती रहती हैं। अब क्या है आगे जी? आगे बढ़ते हैं। और जी पेंटर बनने का मुझे शौक था, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन फिर इधर आ गए, फिर वो वाला शौक वहीं रह गया। चलें जी, तो इस पे करते हैं कुछ। मैनेजमेंट ये जुमला नोट करे, राइट डाउन करे,
और इसके ऊपर जो है अच्छा। वो कल इनको पेंट ब्रश लाके दरवाजे के ऊपर दे दिया अरे जाए। नहीं सुन, दरवाजे में क्यों? ऑफिस के पोर्ट्रेट दरवाजे। बनाने का शौक है। अच्छा, अच्छा, लेकिन जी हमने देखा कि पेंटिंग करने का बहुत सारे लोगों को शौक होता है, लेकिन नॉर्मली हम जो देखते हैं वो जी पेंट ब्रशेस के साथ पेंट किया जाता है। जी, जी। लेकिन एक ऐसे शख्स भी हैं जिनका ताल्लुक है डेरा इस्माइल खान से, बशीर अहमद बातिश साहब इनका नाम है, नाम ही बड़ा नायाब है। हाँ, और ये करते हैं शोलों के साथ पेंटिंग, आग के साथ पेंटिंग। कैन यू इमेजिन दैट? ये देखे ना अपनी स्क्रीन पे, ये कैसे आग से हो रहा है ये काम। आई डोंट नो, मुझे समझ भी नहीं आई और मैं हैरान भी हुई हूँ एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये कैसे मुमकिन है। हाँ, क्या बात है। अच्छा, ये देखें, निहायत मेहनत से फनपारे बनाते हैं, लेकिन उनका मसला ये है जो कि हमारे हर भी अप एंड कमिंग आर्टिस्ट के साथ होता है, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के साथ होता है, कि उनको कहीं पर डिस्प्ले करने का, उस तरीके से उनकी नुमाइश करने का उनको मौका नहीं मिल पाता। जी। और दूसरा ये है, प्लेटफॉर्म दिया ना यार, बिल्कुल जी, हम दिखा बिल्कुल रहे हैं। प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हम दिखा रहे हैं। बानी और पाकिस्तान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के पोर्ट्रेट हैं, बाकी जो बहुत सी हमजहत शख्सियात हैं, उनके पोर्ट्रेट्स भी उन्होंने इसी तरीके से हाउ ब्यूटीफुल, आग से देखें तो बनाए। सही आप। जी। और कितनी मेहनत से वो बना रहे हैं और उनके चेहरे पे बड़ा सुकून, ठहराव, कोई थकन का एहसास महसूस और आप नहीं हो चेक करें कि ये एलपीजी सिलेंडर से बना रहे हैं, और एलपीजी के कितनी नर्क महंगी देख लें कितने तो ये अलग बात है। लेकिन ये इनका कि पैशन महंगाई है के ना। इस दौर में ये कर रहे हैं, कितने सिलेंडर लगते होंगे। पहला सवाल तो मुझे उमूमन उसूलन ये करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं बशीर अहमद बातिश साहब। क्या शानदार शाहकार बना रहे हैं। और बताइएगा बातिश साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये पहला बेसिक सा सवाल है कि नॉर्मली लोग हम देखते हैं कि कलम यूज करते हैं, स्प्रे पेंट्स यूज करते हैं, ब्रशेस यूज करते हैं, बहुत सी चीजें, नई नई इम्प्रोवाइजेशन, जो उसके अलावा पर कई जानवरों के यूज कर लेते हैं, परिंदों के पेंट्स के लिए। आपने आग से फनपारे बनाने का सोचा, क्यों, कैसे ख्याल आया ये? उसमें एक ही रंग से, यानी एक शोले से करें या काविया से करें, उसमें मुख्तलिफ शेड्स जो हैं वही उसके अपने अपने रंग शो करते हैं। जैसे कभी पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी हुआ करती थी, और इसमें मज़ा ये है कि बहुत कम किया जाता है। इसी वजह से इसका ख्याल आया कि ये भी करना चाहिए। और मुझसे पहले मेरा शागिर्द करता था, मेरी फोटोग्राफी होती थी, मेरा शागिर्द ये काम करता था, और मैं अपने शागिर्द के बाद मैंने ये काम शुरू किया। तो इसका मतलब है मेरा शागिर्द मेरा उस्ताद हो गया। अच्छा बातिश साहब, ये कहिएगा पोर्ट्रेट के लिए सबसे पहले आप करते क्या हैं, प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं, और दूसरा कितना टाइम दरकार होता है इसके लिए? हमें पहले अगर बोरी पर करें ज्यूट क्लाथ पर, तो पहले उसके ऊपर हमें ड्राइंग बनाना होती है। प्लाई पर भी करें तो भी हमें ड्राइंग बनाना होती है। पहले हमें बेसिक ड्राइंग लेनी होती है, उसके बाद फिर हम काविया से उसकी ड्राइंग को कलेक्ट करके पक्का करते हैं। फिर उसके बाद शोले से भी करते हैं और काविया से भी करते हैं। डिटेल्स काविया से, और बड़ा जो उसमें डार्कनेस वगैरह होती है वो शोले से करते हैं। अच्छा, तो ये इसमें रंग भरने का एलिमेंट कैसे आता है? ये शोलों से हो जाता है ये काम? शेड्स के ज़रिए, उसके मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। आजकल ये ट्रेंड भी है कि प्लाई के ऊपर कहीं कहीं वाटर कलर सा या उसमें तस्वीरों के रंग भी लगाना लोगों ने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं रहता जो बर्ट प्योर बर्ट में होता है, उसके साथ कलर नहीं लगाना चाहिए। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपने पोर्ट्रेट बनाई, बहुत सी नामवर शख्सियात की भी बनाई हैं। अब तक टोटल कितने पोर्ट्रेट बना चुके हैं नामवर शख्सियात की भी, और कितना खर्च आता है इस पर? बेशुमार बनाए हैं, उसमें नामवर शख्सियात के भी हैं, लोगों के भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके वालिदैन फ़ौत हो जाती हैं तो बाद में उनकी याददाश्त के लिए उनको अपने घर में उनकी तस्वीरें लगाती हैं। उसमें आइल पोर्ट्रेट भी बन चुकी है। बर्ट में ज़्यादातर काम जो है वो मैंने कायद की पोर्ट्रेट पर, और लोगों की आती हैं, प्राइवेट लोगों की भी बर्ट में आती हैं, लेकिन ये मीडियम हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। काफ़ी ये कॉस्टली होता है। एक तस्वीर 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक भी बनती है। अच्छा, सुनने में आया कि सरकारी दफातर में भी आपकी पेंटिंग्स वगैरह आवेज़ हैं, कहाँ कहाँ हैं? ज़्यादातर सेक्रेटरीट्स में है, आर्मी की यूनिट्स में है, सिविल सेक्रेटरीट आर्मी की यूनिट्स, इसके अलावा ये वाइल्ड लाइफ में, और वाइल्ड लाइफ के अलावा आईजी ऑफिस लाहौर वहाँ पर हैं, और सिंध सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी सिंध के यहाँ, क्वेटा बलोचिस्तान डीसी के यहाँ, अपने DI खान DC के यहाँ भी है। और ये बहुत ज़्यादा है जनाब, हर डिपार्टमेंट में।
अभी वजीरिस्तान के भी चंद ऑर्डर थे, वो मैंने किए हैं, आर्मी के भी थे, वो भी मैंने किए हैं। यानी इनको लाइमलाइट मिली हुई है, जिस तरह से बता रहे हैं कि सारे दफातर में इनके पोर्ट्रेट जो है वो आवेजा है। हाँ जी, लेकिन उसमें देखिए मेरी बात सुने, कितना आप ये देखें कि आर्टिस्टिक वर्क है और एक नई जहत से रोशनास करा रहे हैं, मतलब दिस इज यूनिक। और लेकिन एक फैक्टर ये होता है कि जहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाती है दैट इज समथिंग एल्स। आई एम श्योर कि इन्होंने जहाँ पर भी दिया होगा वहाँ पर गिफ्ट किया होगा, सरकारी दफातर में इधर उधर गिफ्ट किया होगा, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पर उनकी सलाहियतों को मानना और उनका सही मुआवजा अदा करना, वो एक आर्टिस्ट की मेराज होती है। सपोर्ट करना बहुत जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की भी कि एक कुछ ऐसी एकेडमी या इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें ये सिखा सके मजीद। हाँ, बिल्कुल। चलें जी, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। जी, तो बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। अच्छा जी, एक सेहत एक बड़ा एक अहम टॉपिक है हमारा जिस पे हम डिस्कस करते रहते हैं, और आजकल पिछले दिनों हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि जी सेहतमंद अफराद हैं वो लोग जो फिजिकल फिटनेस पे खासी तवज्जो देते हैं, भले वो इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, कम उम्र अफराद उनके अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं और कई तो अपनी ज़िंदगियों से महरूम भी हो जाते हैं। तो इस पर हम अपने प्रोग्राम में काफ़ी डिस्कशन भी कर चुके हैं। कल एक मामला हुआ, स्टार प्लेयर हैं आबिद अली, और उसके अंदर हमने देखा कि उनको अचानक प्रॉब्लम हुई और चेस्ट पेन हुई। हाँ। फिर उसके बाद उनको ले जाया गया, फिर उनकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी भी कर ली गई और 2 शरियानें जी उनके दिल की बंद थी। अब आप सोचिए कि एक क्रिकेटर है जो कि अपने फिजिकल फिटनेस पे तवज्जो दे रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, डाइट प्लान को फॉलो कर रहा है, दैट इज व्हाई ही इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो कल उन्होंने अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की और उन्होंने दुआओं की अपील की है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आज उनकी सेकंड एंजियोप्लास्टी होने जा रही है जिसमें उनको स्टंट डलेगा। तो जी इसी हवाले से हम बात अनवर खान से बात कर लेते हैं। अनवर खान, स्टंट्स कितने डलने जा रहे हैं और क्या बताया मजीद डॉक्टर्स ने उनसे मुतालिक? कल अचानक सिंड्रोम कोरोनरी नामी डिजीज इनके अंदर नजर आई, जिसके बाद ये मैच खेलने के दौरान सीने में दर्द हुआ था, इसके बाद इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ठीक है। एक एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के बाद एक स्टेंट डाला गया और आज दूसरा स्टेंट इनकी डाला जाएगा और एंजियोप्लास्टी का मरहला आपसे कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगा। हाँ। तो एक स्टेंट के बाद दूसरा स्टेंट आज डाला जाएगा और डॉक्टरों का कहना यह है कि कमोबेश 2 माह इनको इंतजार और आराम करना पड़ेगा और खेल के हवाले से ये इंतहाई दोबारा मामूल के मुताबिक खेल सकते हैं, ताहम 2 महीने का मुकम्मल आराम इनके लिए लाजमी है। क्योंकि स्टंट्स के बाद थोड़ा सा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, तो आपको लगता है कि वो अपना क्रिकेटिंग करियर उसी तरीके से जारी रख सकेंगे? जी, जो डॉक्टरों से जो हमारी बात हुई उनका कहना यह है कि जो सूरत-ए-हाल सामने आई है उसके नतीजे के अंदर एक एंजियोप्लास्टी के बाद एक स्टेंट डाला गया, दूसरा स्टेंट डाला जाएगा, जिसके बाद 2 महीने आराम करेंगे। और डॉक्टरों ने इसको मौजूदा करार दिया है कि एक ऐसी सूरत-ए-हाल के दौरान के जिसको सिंड्रोम कोरोनरी की बीमारी नजर आए, जो नजर ना आ रही होती, अचानक वो आए, डिजीज को चेक करें, तो इसको एक मौजूदा करार दिया है। ताहम डॉक्टर पूरी उम्मीद है, हौसला अफजाई कि 2 महीने बाद अपनी मामूली क्रिकेट को खेल सकेंगे। ये एक चुपचाइन बात है। चलिए, बेस्ट विशेस उनके लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे और जल्द से जल्द वो हमारे बीच में और आकर क्रिकेट अपना जो है उसको कंटिन्यू करे। अच्छा जी सती, अभी आगे बढ़ते हैं। बढ़े जी। और मुझे एक बहुत मायूसी हुई, एक क्लीशे है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कि जब ही हम स्पोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या कोई हम फिटनेस एक्टिविटी का सोचते हैं, तो हम क्रिकेट या फुटबॉल का सोचते हैं। मतलब खवातीन तो माशाल्लाह से वो भी नहीं इतना उनका रुझान है, लेकिन देखने के हद तक शौक होता है। बिल्कुल। तो लेकिन हम बहुत सारी जो हमारी बाकी स्पोर्ट्स हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट हमारा क्यों नहीं डेवलप? टेनिस देख लेना, असामुल हक के बाद आपको कोई आपके ज़हन में नाम आता है पाकिस्तान से कोई अच्छा? बिल्कुल ऐसा ही है। असामुल हक की तो पूरी फैमिली जो है वो टेनिस में इन्वॉल्व हैं और उनके कजन्स वगैरह भी, उनकी फुफ्फी भी, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और असम दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान को एक रिकग्निशन दे चुके हैं। लेकिन हम आसाम के बाद मजीद और उसके अंदर एक फैक्टर और भी है, उसके अंदर एक फैक्टर और भी है कि जो टेनिस के प्लेयर्स होते हैं वो उनको काफी जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। अब असम कम्स फ्रॉम अ फैमिली जो कि दे आर वेल ऑफ और वो काफ़ी टूर्नामेंट्स में खुद से हिस्सा लेते रहे। अब हम बात करने जा रहे हैं टेनिस की जो अंडर 12 चैंपियनशिप थी उसमें पार्टिसिपेट करने वाली पाकिस्तानी टीम की, जिन्होंने शिकस्त दी है जनाब ताजिकिस्तान को फाइनल में। और हमजा रोमान है और अबू बकर जिन्होंने बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा किया
और फाइनल में काजाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एटलीस्ट चलें कुछ ना सही, हमें थोड़ा बहुत तो नजर आ रहा है कि टेनिस पे काम हो रहा है, प्लेयर्स बाहर जाकर खेल रहे हैं और अच्छा खेलकर सामने आए हैं। तो बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ फिर मौजूद हैं और जाहिर है हम बात करेंगे अबू बकर तलहा हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में बल्कि मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अबू बकर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माशाल्लाह, यू आर सो यंग एंड यू परफॉर्म सो वेल। भाई, इतने बड़े लेवल पे जाके जब इंसान परफॉर्म करता है तो थोड़ी सी घबराहट नहीं होती? टैलेंट तो होता है लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस फील हुई उस वक्त और स्टार्ट कैसे करते हुए? कर लेते हैं आप ये? मेरा सवाल। नहीं, इतनी नहीं हुई, बस अल्लाह का शुक्र है हम जीते और अच्छा लगा। अच्छा, और अच्छा अबू बकर, ये कहिएगा, ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं। पहले तो आपका जो पैशन था। जी हाँ, जी, मैंने स्पेशली टूर्नामेंट के लिए अपने सुबह मैंने शुरू की थी अपने महबूब तैयबूब जान के साथ, वही जान साहब, और मैं इस टूर्नामेंट के लिए सुबह फिजिकल करता हूँ और शाम में हिटिंग करता हूँ अपने कोच तनवीर साहब के साथ, और मेरे पापा मुझे ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसके लिए जो है वो स्टेमिना और एंड्योरेंस बड़ी चाहिए होती है। एग्जैक्टली। और उसके अंदर होता ये है कि आप ताकि आप कई सेट्स तक अपने आप को फिट रख सकें और फटीग ना आए, तो उसके लिए आप क्या ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह क्या करते हैं? जी, उसके लिए मैं रनिंग करता हूँ, स्किपिंग करता हूँ और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता हूँ ताकि स्टेमिना अच्छा हो। अच्छा अबू बकर, एक और चीज, आपकी उम्र के जो हम देखते हैं बच्चे, वो यूजुअली इंडोर एक्टिविटीज में, आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो तो गेम्स लगा ली और उस पे गेम्स खेल ली या फिर क्या कहते हैं गैजेट्स पे। एग्जैक्टली। तो आपका इंटरेस्ट कब से डेवलप हुआ और कैसे सोचा, या पेरेंट्स की जानिब से कहा गया कि भाई इस स्पोर्ट की तरफ जाओ तुम्हें और हम सपोर्ट करेंगे? भी टेनिस खेलते हैं और इनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ओके, तो उन्होंने आपको फिजिकल फिटनेस पे लगाया कि भाई ये खेलना है, या आपका खुद भी इंटरेस्ट था उनको देख देख के ये करना चाहिए? बाज़ औक़ात अम्मा अब्बा भी फोर्स कर देते हैं ये करो भाई। इंटरेस्ट डेवलप हो गया था काफी। तो पढ़ाई मुतासिर नहीं हुई? क्योंकि यूजुअली होता है कि अब आपने जैसे विन की है, काजाकिस्तान को हराया आपने, तो इतनी प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड चाहिए होता है, तो फिर उसके बाद ये होता है कि आपको आप पढ़ाई थोड़ी पीछे रह जाती है, फिर स्कूल से भी शिकायत आती हैं। जी, जब मेरे मैचेस होते हैं मुझे स्कूल से लीव मिल जाती है, और जब मेरे टूर्नामेंट्स खत्म होते हैं तब मैं अपना काम कवर कर लेता हूँ स्कूल्स का। मेरी टीचर और मेरी मामा मदद कराती है। अच्छा, आप जरा ये बताएं कि इंस्पिरेशन तो होती है ना किसी भी स्पोर्ट में आप हो, आपकी इंस्पिरेशन कौन है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर? जी, मेरे फेवरेट प्लेयर जोकोविच, इसामुल्लाह और अकील खान है। अरे वाह, जबरदस्त। अकील खान साहब हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर हैं। अच्छा अबू बकर, एक और चीज, आपके स्कूल में भी टेनिस के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि स्कूल्स में भी टेनिस को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था यूजुअली, आपके स्कूल में ऐसा कुछ था, प्रमोशन है वहाँ पे खेली जाती है टेनिस? जी, स्कूल में काफी इंकरेज करते हैं, इंकरेज करने से अच्छा होता है। अच्छा, अब जरा ये बता दें अबू बकर कि वैसे हमारे साथ बैठ के आप कम गो हैं या वैसे भी आप कम ही बातें करते हैं घर में भी? जितना पूछा उतना भाई कैमरा के सामने कुछ लोग होते हैं, नहीं, वो बताएं जरा अबू बकर। अरे ना, बस इसी तरह। ओके, हम समझ गए आपका जवाब। अच्छा अबू बकर, एक और चीज, टेनिस के अलावा कौन सी एक्टिविटी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है? मजीद क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? जी, ज़्यादा तो टेनिस ही है, बस कभी कभी घर में बाकी गेम्स भी खेल लेते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह खेल लेते हैं। भाई, अभी नेक्स्ट आपके चार्ट में क्या है? नेक्स्ट क्या करना है आपने आगे इसी में टेनिस के? नेक्स्ट टारगेट ये है कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल आना पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में। चलें जी, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, बड़ी अच्छी बात है। अबू बकर तलहा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और वो एक बड़ा मशहूर और मारूफ जुमला है, वी आर प्राउड ऑफ यू, तो वी रियली आर एंड वी लिटरली आर। और हम चाहते हैं कि ऐसा जो टैलेंट है, बाकी वही बात जो कर रहे थे कि स्पोर्ट्स में, हमारी बाकी स्पोर्ट्स में हमें क्यों इतना इंटरेस्ट नहीं है, उसकी रीजन यही है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। Exactly. पहली चीज ये है कि हम समझते हैं कि सिर्फ क्रिकेट है, क्रिकेट है, क्रिकेट है। अब जाहिर है कि उसमें ग्लैमर है, पैसा है, सारी चीजें। बिल्कुल क्रिकेट था, थोड़ा बहुत फुटबॉल का भी आ गया है, रुझान आ गया, उसमें हमारा हम थोड़े इन्वॉल्व हैं। हाँ, किसी हद तक है, लेकिन बहुत हद तक अभी जरूरत है। सोसाइटी को भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए और क्लब्स बनने चाहिए लोकल। अब जरा टाइम जो है उसके मुताबिक अब थोड़ा सा हम तस्करा कर लेते हैं कुछ खाबे की चीज़ों का। ये वक्त हमारा ऐसा है कि खाबे शाबे से मुतालिक हम कुछ ना कुछ चीज़ें शामिल करते हैं। तो जी, जनूबी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ के इलाके हेड मोहम्मद वाला पर दरिया चनाब के किनारे
हाय, जरा सोचे, पहले आप ये मंजर अपनी आपको पता है वहाँ पे आंखों पूरी में food कैद street करें। बनी हुई है। हाँ, आप अपनी आंखों में ये मंजर कैद करें कि दरिया चनाब के किनारे, और जिस तरह से तज़किरा कर रही हैं कि फूड स्ट्रीट अगर वहाँ मौजूद है, तो वहाँ पर जनाब सऊदी अरब की मशहूर जो डिश है सौगात है, जो कि अब कराची वगैरह में भी अवेलेबल है, लाहौर हर जगह पाई जाती है, लहम मंदी। मैंने नहीं कभी ट्राई आपने नहीं ट्राई की, डू ट्राई इट। काफ़ी सारे, मैं आपको बाद में नाम भी बताऊंगा जगह जहाँ पर आप जा सकती हैं। तो वहाँ पर किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है और वहाँ पर खाने का क्या लुत्फ है, तो कौन बता रहा है हमें? ये हमें बता रहे हैं जनाब नवीद फरियाद डोगर, और मैं देख लेती हूँ इस पैकेज में कि कैसे तैयार की जाती है, कि मेरा इंटरेस्ट शायद डेवलप हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिपोर्ट हमने देख ली लहम मंदी से मुतालिक, और क्या जबरदस्त डिश होती है, और आमना जरूर ट्राई कीजिएगा, और जरूर बल्कि यहाँ पर भी मंगवा लीजिएगा एट टाइम्स अगर मौका पीछे मिले। से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, और लेकिन बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट टाइम अगर कहे तो नाम भी ले लेना है। हाँ, मैं ले लूंगी। नाम ले लेना, ठीक है। तो बहरहाल अब जरा हम बात कर लेते हैं अपनी जिंदगी को मीठा करने से मुतालिक, और मैं तो ये कहता हूँ कि जी चीनी जो है वो जितनी कम पी जाए उतनी बेहतर है, लेकिन जाहिर है कि सुबह सुबह चाय का कप हो और उसमें चीनी ना हो तो मजा नहीं आता। उसके ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो बनती है। अच्छा, कि किस तरीके से, और आजकल जो चीनी का बहरान चल रहा था और जो कीमतें आसमान पे थी, तो हर बंदा जो है वो चीनी 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 कर रहे थे। ओके, तो बताइए आगे क्या है? नहीं बताता। मेरे पास स्टोरी नहीं है। नहीं, आप बताएं क्या है। देखिए, आप यहाँ से पढ़ने की कोशिश मैं इस सिस्टम से अच्छा जी, चीनी का इस्तेमाल तो हम बहुत करते हैं, हाँ। और डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद करते हैं, डायबिटिक हो वो भी करते हैं, और मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स होती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि चीनी या जो शुगर होता है भाई अपने वो टेस्ट कई बड- चीजों में पाई जाती है। रॉ और नेचुरल सबसे बेहतर है, प्रोसेस्ड और रिफाइंड सबसे बुरी है। लेकिन बहरहाल तरीकाकार क्या है, चीनी हम तक कैसे पहुंचती है, बनती कैसे है, और तरीकाकार क्या है, कैसे इसकी मुंतकली होती है, तो इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन चिन्योट से। भाई प्रोसेस बड़ा मुश्किल था। जी, प्रोसेस आसान नहीं था, और आप ये देखें कि कितनी मेहनत मुशक्कत के साथ, और पाकिस्तान चीनी की पैदावार में आप देखें 14वें नंबर पर आता है, और इस दफा हुई थी बम्पर क्रॉप। आई एम श्योर कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी कीमतों पर पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरा सोचिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं ये काश्तकार, लेकिन उसके बाद जो है जो मिडिलमैन बीच में आ जाते, फिर मिल मालिकान आ जाते हैं, और जो मुआवजा है वो इन काश्तकारों तक नहीं पहुंच पाता प्रॉपरली, और अब जो है वो उसके ऑल्टरनेटिव दुनिया से नहीं हो काश्तकार गई ने है। अब जो है वो बीच का रास्ता इख्तियार कर लिया, वो गुड़ तैयार कर रहे हैं। हाँ ये जी, भी देख उसका रहे हैं। रस निकालते हैं, फिर गुड़ बनाते हैं जी। और उससे जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं और उसको सेल करते हैं, क्योंकि गुड़ की बड़ी खपत है, और इस तरीके से तो मुझे बड़ा तो वेस्ट मजा भी करते गुड़ का हैं। आता और आपको एक और भी चीज बताऊं, इसके अंदर होता ये है कि जब इनसे लिया जाता है ना, जब कमाद की फसल उतरी उसके बाद वो एक अरसे तक खड़े रहते हैं, उनको खरीदते नहीं है टाइम पे। उस खरीदने से ये होता है रस कम हो जाता है, रस कम हो जाता है, इनका गन्ने का वेट भी कम हो जाता है, तो उनको पेमेंट जो है जो वेट के हिसाब से करनी होती है वो बहुत कम की जाती ये है। अलमी तो है। ये जो मिडिल मैन है ना, सारा मुनाफा इनसे चूस के वो फायदे में चला जाता है, किसान वहीं का वहीं रह जाता है, कंज्यूमर यहाँ पर पिसते रहते हैं, और बाकी जो है वो कभी कभार नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन उसका जो ठीक है है जी, इस पे आपसे मजीद तफसीली बात करूंगी, क्योंकि आप सत्ती बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे। अभी हम ब्रेक पे चलते हैं, और ब्रेक के बाद दुनिया आपसे जल रही है तो जलने दें, ब्रेक लेते हैं। जी जनाब, वक्त हो गया 10:04 और एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद हैं। हम कौन? मेरी घड़ी में जब 4 हो रहे हैं ना, तो 4 हो रहे हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब तक 5 यहाँ नहीं होंगे कहीं नहीं होंगे। अच्छा, पीछे वालों से लड़ाई लेना बंद, मेरी बात सुने। अल्लाह धमका रहे। कल आपने मुझे बड़ी बातें लगाई। आपने कहा जी आप तो आती इंट्रोडक्शन करवाना भूल गई। हाँ। मुझे कहते हैं अशफाक इसहाक सत्ती, और इनको पता नहीं क्या कहते हैं। आपने इस तरह से कल मेरे साथ हाँ। किया। आज आप भूल गए। नहीं इसे कहते हैं नहीं, कारमा। नहीं, मेरी बात सुने। इसको कहते हैं कारमा। मेरी बात सुने, जब 9 बजे हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं ना, तो 10 बजे एट टाइम्स हम नहीं करवाते, क्योंकि लोग हमारे साथ अच्छा, चिपके हुए आप होते करें हैं। तो सब हाँ। ठीक, हम करें वो उसका- ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता नहीं, हमने सिर्फ पड़ोसी मुल्क की वो नहीं देने, मिसालें नहीं देनी, हमने जाती यहाँ का कोई क्रिएट करें मुहावरा और पेश करें नाज़रीन के ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। सामने। वो ये हमारी मिसाल नहीं है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, वो है अच्छा। पड़ोसी मुल्क की मिसाल, तो हम वो नहीं करते पोर्ट। अच्छा। अच्छा जनाब, तो मामलात हम बहुत से हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे और आपके मूड को बेहतर करने की भी कोशिश करेंगे। कई खेलों में पाकिस्तानी अपना नाम रोशन कर रहे हैं और हम उनको हाईलाइट करते भी हैं, प्रमोट Yes. करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि दूसरे खेलों पर भी हुकूमत की जैसे हमने- अरबाब इख्तियार की इख्तिदार की Exactly. तवज्जो जाए। जैसे हमने पहले हिस्से में टेनिस की बात की, और हमने कहा कि इसको भी प्रमोट करना चाहिए, जी। और अब जो हमारा दूसरा हिस्सा होगा इसमें हम बात करेंगे
बॉक्सिंग की जिसके आप शौकीन हैं आई गेस। इज माय फेवरेट स्पोर्ट। बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो भी हैं, को मुक्के मार चुके तो हैं नहीं, मुक्का मारने से ज्यादा इसमें जो है वो मुक्का बचाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा। पार्ट। डिफेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब मुख्तलिफ बॉक्सिंग स्टाइल्स होते हैं, लेकिन बहरहाल दो शान हैं जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की, वो उस्मान वजीर हैं और आसिफ हजारा। दे परफॉर्म रियली वेल और उस्मान वजीर डिफेंडेड हिज टाइटल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ही इज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं। से हम वर्कआउट एंड फिटनेस एंड स्पोर्ट की बात करें, क्योंकि वर्कआउट बेसिकली ये भी एक वर्कआउट ही है। हाँ। लेकिन खाने पीने की बात बड़ी कम सी हो रही। हाँ, नहीं तो अभी हम मंदी शामिल की नहीं, मंदी शामिल नहीं किया आपने। फ्रूट्स पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा? सब डिपेंड्स ऑन द वेदर। वैसे तो आजकल अनार, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कौन से मौसमी, अनार के इतने फवायद हैं, और एक कहावत उसके बारे में, जन्नत का फल। जी जी, तो इस पे हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी हम शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान की शान उस्मान वजीर और आसिफ हजारा की दुबई में शानदार कारकर्दगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। उस्मान वजीर ने तंजानिया के बॉक्सर को चित करके अपने टाइटल का दिफा किया। आसिफ हजारा ने एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन अपने नाम किया। अनार कुदरत का तोहफा, बेशुमार ग़िज़ाई तिब्बी खुसूसियात, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन्स, प्रोटीन भी शामिल। जन्नत का फल भी करार दिया गया। अनार का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। और आप लाहौर में रहते हुए भी अरबी कहवे से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। दारोगा वाला चौक में अरब सकाफत के साथ कहवे में बादाम, मेवाजात और 3 खजूरें भी पेश की जाती हैं। तो जी ये थी टॉप स्टोरीज, और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम जो बात कर रहे थे बॉक्सिंग के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे, खाने पीने की भी बात होगी। लेकिन अभी एक इंतहाई अफसोसनाक खबर, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह के वाकयात, रेप केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कहाँ पे हम क्यों गलतियां कर रहे हैं और क्या गलतियां कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। देखिए जी, एक तो चीज़ ये है कि जो सजाएं हैं, कवानीन मौजूद हैं। अक्सर और बेशतर हम बात करते हैं कि कानून नहीं है, कानून बनने चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। ये वाकया जो हम पहले वाकया रिपोर्ट जरा आप तक कर लें। वाकया जनाब खानेवाल में पेश आया है, और खानेवाल में 9वीं जमात की तालिबा से मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया सामने आया है। और जो अब तक रिपोर्ट किया गया उसके मुताबिक जो मुलजिम था वो कोई और नहीं था, वो मुलजिम वो शख्स था जिसके जिम्मे इन तमाम बच्चियों की, स्कूल में आने वाले तमाम अफराद की हिफाजत का जिम्मा जिसके सर था, वो था स्कूल का चौकीदार, जिसको हम मुहाफिज कहते हैं जी, एक सिक्योरिटी गार्ड। उसने इस बच्ची के साथ ज्यादती की मुबैना तौर पर, और जब उसके वालिद ने आकर पूछा, क्योंकि लेट हो गई थी बच्ची, तो उन्होंने आगे पूछा कि जी बच्ची अभी तक घर नहीं आई, तो उन्होंने कहा वो तो निकल चुकी हुई है, यही चौकीदार ने कहा। और उसके बाद जब वो उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया, तलाश करने के बाद दोबारा वो स्कूल में रिपोर्ट करने आए तो वो चौकीदार भाग चुका था। और फिर उसके बाद जब ये मामला सामने आया तो इसके खिलाफ मुकदमा अब दर्ज कर लिया गया। और स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, शर्मनाक रवैया, इस रवैये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जितना वो भेड़िया इस हरकत का जिम्मेदार था, वैसे ही इस वाक़े को जो लोग दबाने की कोशिश करते हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। तो इस प्रिंसिपल का मौक़िफ़ क्या था कि ये ना करें, इसको हाईलाइट ना करें, आवाज ना उठाएं, बदनामी होगी। हाँ जी, बदनामी से कह के उनको रोक दिया गया। बड़ी शर्मनाक वाकई बात है। अभी इस मुतासिरा बच्ची के वालिद का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। अपनी बच्ची को ना स्कूल से ले गया था। अयूब चौकीदार गार्ड ने मुझे ये कहा कि आपकी बच्ची यहाँ से जा चुकी है। मैं जब घर वापस आया तो मेरी बच्ची घर में नहीं थे। मैं वापस फिर दौड़ता फिरता रहा, पूरी पंचकशी तलाश की। बाद में मैंने देखा कि मेरी बच्ची को अपनी होश का इसने निशाना बनाया हुआ था और उसके कपड़े गार्ड जो है ना ये वहाँ से भाग गया। लेकिन मैडम ने कहा आप इस मामले को थोड़ा सा दबा के रखें। अच्छा जी, तो मैडम ने क्या कहा, और अफसोस ही कर सकते हैं, इस पे मजम्मत ही कर सकते हैं। बहरहाल इस मामले पर तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं, मुलजिम का क्या सूरत हाल है, क्या उसने एतराफ़ जुर्म किया है, मेडिकल हुआ या नहीं हुआ। डीपीओ खानेवाल सैयद नदीम अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डीपीओ साहब। और कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, जाहिर है कि इंसानियत भी जिनसे शर्मा जाती है, और यहाँ पर सर हमारे शर्म से झुक जाते हैं। और स्कूल में ऐसे वाक़े का होना और चौकीदार का ये काम करना बड़ा अफसोसनाक है। आपने जो है चौकीदार को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये जो स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मामले पर पर्दा डालने की कोशिश थी, इस पर कोई कार्रवाई होगी इनके खिलाफ?
डीपीओ साहब। जी थैंक यू वेरी मच। आप जी को आवाज आ रही है? जी जी आप सुन सकते हैं आपको। अच्छा, इसमें ये तो आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड तमाम इंसिडेंट की आपका शेयर कर सकता हूँ प्लीज। ये एक हमें जो है वो सोर्स इंफॉर्मेशन मिली कि एक ऐसा इंसिडेंट जो है स्कूल के अंदर जो है ऐसा अफसोसनाक वाकया जो पेश आया है। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर फौरन पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और उस अक्यूज को कस्टडी में लिया गया, नंबर 1। और फिर जो है विक्टिम को अप्रोच किया, विक्टिम काउंसलिंग की, उसके फादर को अप्रोच किया कि इसके ऊपर जो है आप इसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग करवाएं। तो उन्होंने फिर इसके खिलाफ एप्लीकेशन की और उसको हमने एफआईआर रजिस्टर्ड की है। अच्छा। सेकेंडली इसमें जब हमारा फर्दर जब इसको प्रूव किया गया है तो ये पता लगा ये 13 दिसंबर का इंसिडेंट था कि जब बच्ची स्कूल में मौजूद थी। और यानी कि अब से तकरीबन 3 महीने पहले का, 2-2.5 महीने। 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। अच्छा, आपने मैं आई थॉट सितंबर। इसी मंथ का वाकया जी। ठीक है। तो 13 दिसंबर का इंसिडेंट था जब स्कूल का टाइम खत्म हुआ और उसको बच्ची को उसके जो है वो घर वाले लेने नहीं आए और तमाम लोग जा चुके थे वहां से, तो सिर्फ वो बच्ची वहां पे मौजूद थी और उसके पेरेंट्स ने उसको आके लेना था वहां पे। तो इन द मीन टाइम जो पेरेंट्स लेट हो गए तो स्कूल का जो चौकीदार है उसने उसको फिर स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही बच्ची के साथ जो है उसको छेड़खानी स्टार्ट कर दी और उसको जो है मोलेस्ट करने की अटेम्प्ट की उसके साथ जो है। तो उस जब उसका वालिद उसको लेके गया वहां से तो स्कूल जो बच्ची है वो बहुत ही जो है अपसेट थी और उसने घर जाके तमाम चीज जो है अपने वालदा के साथ शेयर की। अच्छा। उसके ऊपर फिर जब इन्होंने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है अपने एंड के ऊपर जो है कंडक्ट करवाई। अच्छा। इनिशिएट की। और लेकिन उस चीज की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इन्फॉर्मेशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की तरफ से पुलिस के साथ शेयर नहीं की गई नेक्स्ट डे तक। जैसे इन्फॉर्मेशन शेयर या उसी टाइम पे हो जाती फिर तो अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो एविडेंस है तमाम जो है मेडिकल एक तो विक्टिम का हो चुका है, एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो तमाम लीगल। अच्छा नदीम साहब, आपको सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। जो आपने बात की कि एक इंक्वायरी स्कूल लेवल पे जो वहां पे शुरू हुई, उन्होंने कंडक्ट वगैरह की। इन द मीन टाइम वो जो चौकीदार था वो फरार हो चुका था या वो स्कूल में अभी भी जॉब कर रहा था? जी उसको इन्होंने जो है वहां से स्कूल से सस्पेंड कर दिया था। उसको ड्यूटी पे नहीं रखा हुआ था। उसको इंक्वायरी के अंदर शामिल होने के लिए जो है इंक्वायरी प्रोसीडिंग में अपना मौकफ लेने के लिए उसको जो है वो सस्पेंड किया हुआ था। अच्छा। लेकिन उसने अपने इंक्वायरी प्रोसीडिंग पे भी मौकफ नहीं दिया इन द मीन टाइम जो है कोई। अच्छा। तो जी अच्छा डीपीओ साहब, एक और चीज भी है कि चले उसने मौकफ तो नहीं दिया अभी आपकी तहवील में, लेकिन पहले जब ये 13 को वाकया हुआ था और आपको ये वाकया कब उन्होंने रिपोर्ट किया? जी हमारे पास रिपोर्ट किसी ने ऐसा नहीं किया डायरेक्टली। हमें अपनी सोर्स इंफॉर्मेशन से पता कब मिली थी? एक ऐसा इंसिडेंट जो है वो इस स्कूल में पेश आया है। सर ये किस डेट को हुआ था? आपको किस डेट को पता चला? ये हमें 20 दिसंबर को लेट आवर्स में पता चला। अच्छा, और 20 दिसंबर को पता चला था तो मीनवाइल जो बच्ची का जो मेडिकल था वो किस डेट को हुआ? मेडिकल उसका नेक्स्ट डे फिर हमने करवाया उसका। अच्छा। यानी कि 21 को। तो 21 को 13 को वाकया पेश आया, 21 को आपने मेडिकल करवाया, तो इतने दिन गुजरने के बाद जो एविडेंस वहां से मिला वो कंक्लूसिव था? उसमें अभी आपको ये मैं बताता चलूं कि जो एक्यूज्ड हमारी कस्टडी में है उसको हमने जो है एक तो उसके अगेंस्ट जो तमाम टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं, जो उसके पोटेंसी टेस्ट है, उसके अलावा पॉलीग्राफी टेस्ट है जो वो फोरेंसिक लैब से करवाया जाएगा उसका। और उसकी बेस के ऊपर एक तो उसका डिस्क्लोजर भी है जो है कि उसने जब हमने उसको कस्टडी में लिया उसने भी उसका इतराफी जुर्म किया उसको। अच्छा, वो तो कर लिया, लेकिन वो बाद में जाके आपको बताया कि वो कोर्ट में मुकर भी जाते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो एविडेंस होता है, ये जो डीएनए प्रूफ्स होते हैं, क्या आप लोग वो एक्वायर करने में कामयाब हुए इतने दिन गुजरने के बाद? उसमें उसी चीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका एक्यूज का एक तो जो हमारा पोटेंसी टेस्ट होगा एक्यूज का वो उसमें करवाया गया है और सेकेंडली उसका पॉलीग्राफी टेस्ट जो है फोरेंसिक लैब से अभी ड्यूरिंग रिमांड उसका करवाया जाएगा। ये भी क्या कि जो मुल्जिम की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि मोलेस्ट करने की इन्होंने कोशिश की, पहले भी इनके खिलाफ कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? अब जो आपने इन्वेस्टिगेट किया इसमें कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया? ऐसा जो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ऐसी कंप्लेंट्स जो है अभी जब से हम प्रोब कर रहे हैं तो ऐसी कंप्लेंट सामने आई है कि पहले भी इसने इस किस्म की जो एक्टिविटीज की जो है उसको दबा दिया रही है। तो उसमें और इसी स्कूल में जो इसी स्कूल में
जी ये इसी स्कूल में तकरीबन 5 साल से जो है यहाँ पे अपना तो फिर काम स्कूल कर रहा इंतजामिया है, को चेक करें ना। ड्यूटी कर रहा है। तो उसमें हम यही है कि तमाम एक तो जो है स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले भी रही होगी, मे भी वो कुछ लोग वहाँ से ट्रांसफर हो चुके हैं, तमाम को अप्रोच करके इसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट है उसको हम तमाम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं और जो भी इसमें विक्टिम होगा उसको। अच्छा डीपीओ साहब, एक और फैक्टर भी है कि देखें, आप भी जाहिर है कि साहिब औलाद होंगे, बाकी जो लोग भी देख रहे हैं, स्कूलों में एक तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे अगर वालिदैन नहीं पहुंचे लेने के लिए, तो कम से कम जो फीमेल टीचर्स होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वहां पर बच्चों या बच्चियों के साथ मौजूद रहें, सिर्फ चौकीदार के हवाले करके उनको ना जाएं। इस वाक़े में ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, इसके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई का इरादा रखती है स्कूल इंतजामिया के खिलाफ? जी इसमें बिल्कुल ऐसा जो आप जिस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमने भी उसी वक्त जब हमें पता चला है उस चीज को हमने बिल्कुल टेकअप किया है कि ऐसी जब एक स्कूल के अंदर जब स्टूडेंट्स मौजूद हैं और अभी तक नहीं गए, तो उसके ऊपर जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उसको जो है अपने तमाम लोग वहां से चले जाएं और पीछे कोई मौजूद ना हो। तो उसके लिए हमने जो हमारे ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो इंचार्ज हैं तमाम स्कूलों के, उनको भी ऑन बोर्ड किया कि इसको अपने एंड पे जो है देखेंगे और इसमें जो नेग्लिजेंट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें उसकी। अच्छा सर, एक और चीज बताइएगा कि ये वालिद की वीडियो भी सामने आई है, सारी चीजें सामने आई है, और ये वाकया 13 को हुआ, और आपके इल्म में है कि जो डीएनए प्रूफिंग और इस वक्त खुदा न ख्वास्ता इस तरह का कोई वाकया होता है उसके बाद रिपोर्ट करना और मेडिकल लीगल कराना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो वालिद जब उनकी वीडियो भी आ गई सारी चीजें, तो उन्होंने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं किया? और अगर अप्रोच ना करने में जितनी देर हुई, इससे कई एविडेंस जो हैं वो जाया हो जाते हैं, जो कि आगे कोर्ट में काफी कलीदी किरदार अदा करते हैं। जी बिल्कुल, इंसिडेंट में जिस तरह इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन में जो है एक डिले है, उसकी वजह से जो आप जिस पॉइंट ऑफ जिस एविडेंस को हाईलाइट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो एविडेंस जो है वो स्पॉइल हो जाता है इन द मीन टाइम। ऐसा ही है। अब उसमें अब जो उसके पेरेंट्स की तरफ से अप्रोच ना करना, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताना, उनके नोटिस में ना लाना, पुलिस के उनके नोटिस में लाना और पुलिस को ना बताना, ये बहुत जरूरी उसमें डेफिनेटली एक तो अगर उनको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एनकरेजमेंट मिल जाती और या फिर जो है वो हमारे पास आ जाते, तो डेफिनेटली वो जो एविडेंस का स्पॉइल होना है उसको उसको रोका जा सकता था। ठीक है जी। डीपीओ खानेवाल साहब सैयद नदीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौकिफ वो पेश कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेट इस मामले को थॉरोली की जा रहा है और इसके अलावा पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा और उसके बाद फोरेंसिक होगा, फिर उसके बाद नतीजा पहुंचेगा। तो बात ये है कि सत्ती सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ऐसे अभी भी स्कूल्स हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि दबाव में आ जाते हैं। स्कूल्स भी ये कह देते हैं कि जी इस मामले को यहीं दबा दिया जाए। अब ये डीपीओ साहब भी यही कह रहे थे कि जी पहले भी इनके खिलाफ इसी स्कूल में एक बच्ची को हरासा करने का केस था। आई थिंक ही वाज रेजिंग सम पॉइंट एट द एंड, लेकिन ये है कि वो बात उनकी हम सुन नहीं पाए। लेकिन बहरहाल ज़रूरी है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था फौरन रिपोर्ट कर दिया जाता। देखें डीएनए ये अभी ज़ाहिर है कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन ऐसे बहुत से वाक़यात हमने रिपोर्ट किए हैं तो वो वेस्ट हो चुका है। बिकॉज डीपीओ साहब इज़ टॉकिंग अबाउट नाउ कि वो जो अब एविडेंस होगा उसका बयान है, इकबाली बयान जो वो देगा, और दूसरा ये है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो डीएनए का एविडेंस है 7 दिन गुजरने के बाद उसकी वो इनकंक्लूसिव होगा। तो ये सोचने की जरूरत होगी। वो फिर वही बात आ जाती है कि पेरेंट्स पे स्कूल का प्रेशर चले जाए, अल्लाह उनके लिए आसानियां करें और मुलजिम को प्रोसिक्यूट किया जाए और इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए कि आप कैसे बच्चों को अकेले कम से कम रिपोर्ट हुआ ये वाकया। खैर एनी हाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मूड भी तब्दील करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे जो वाकयात हैं वो डायरेक्टली जाके आपके जहन पे असरात मुरतब कर होते हैं। अभी हम बात करते हैं जी बॉक्सिंग रिंग की, जहां पर हमने देखा कि हमारे 2 ऐसे बॉक्सर हैं जो कि पाकिस्तान की शान है, नाम रोशन करते आए हैं। उनमें आसिफ हजारा साहब हैं और उस्मान वजीर साहब हैं। सत्ती तो पहले भी बड़ी बार उनसे बात कर चुके हैं उस्मान वजीर साहब से और बड़े फैन भी रहे। आप तो सीखते भी रहे हैं उनसे बॉक्सिंग के? नहीं, वो वसीम के साथ मेरा डिस्कशन रहता है और जाहिर है कि मतलब आई एम अ फॉलोअर एंड आई एम अ फैन ऑफ बॉक्सिंग कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो उसके अंदर ये है कि काफी मोहम्मद वसीम ने भी उस्मान वजीर से भी आपको मिलने का मौका मिल जाएगा। उस्मान वजीर से पहले भी हमारी बात हो चुकी है एंड ही इज माशाल्लाह गुड, ही इज अप एंड कमिंग। और आसिफ हजारा ने भी अपना जो है वो बॉक्सिंग का ये जो फाइट जीती है। बड़ा मुश्किल होता है, कई लोग होते हैं जो कि वैसे भी हमारे जब फाइटर्स फाइट करते हैं तो वो कीबोर्ड पे बैठ के कमेंट्स कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट द कीबोर्ड वॉरियर्स। लेकिन ये इट टेक्स अ लॉट ट्रेनिंग, उसके बाद फिर न्यूट्रिशन और डाइट और सारी चीजें, उसके बाद यहाँ अभी हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो उस्मान वजीर ने गुज़श्ता हफ्ते दुबई में तंजानिया के टॉप बॉक्सर को मात दी है और इस जीत के साथ उस्मान मिडिल ईस्ट चैंपियन बन गए हैं।
और इनके साथ साथ अगर आसिफ हजारा की हम बात करें तो इन्होंने युगांडा के बॉक्सर की एक नहीं चलने दी और चारों शान चित करते हुए एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल अपने नाम कर लिया। बिल्कुल जी, तो अब हम बात जरा कर लेते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियन और मिडिल ईस्ट चैंपियन उस्मान वजीर और आसिफ हजारा हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त अपनी खूबसूरत बेल्ट्स के साथ। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की जो ये बेल्ट है ये भी आप देख सकते हैं और दूसरी जानिब जनाब एक दूसरी बेल्ट भी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपनी खूबसूरत बेल्ट जो आपने सजा के रखी हैं दोनों साहिबान ने, इनके बारे में बताइएगा कि कितना अच्छा फील होता है कोई बॉक्सिंग मैच जीता और उसके बाद वो बेल्ट जो है वो आपने अपने वेस्ट के साथ बांध ली, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन इससे पहले आप जवाब दें, मैं ये बात करना चाहूंगी जिस तरह से आप जीत कर आए हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आपके तो चेहरे खिलखिला उठने चाहिए, स्माइल होनी चाहिए फेस पे भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, देखिए स्माइल तो होती है मगर ये है कि आसिफ भाई है, इनकी इस फाइट में 90 स्टिचेस है तो फिलहाल अब ये स्माइल नहीं कर सकते कुछ टाइम तक। तो भाई वो स्टिचेस क्यों आए थे? कोई हेडबट वगैरह लगा था, क्या हुआ था? जी बिल्कुल हेडबट लगा था क्योंकि उनसे स्कोरिंग नहीं हो रहा था, उनका पंच नहीं यार ये बड़ा मसला होता है, ये जो है ना ये जो डर्टी टैक्टिक्स होती है ना कि इनको कुछ होता नहीं है सामने वाले बॉक्सर से तो वो आके बजाय मुक्का मारने के हेडबट कर देते हैं। तो आसिफ, हाउ आर यू डूइंग नाउ? अभी आप कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक है और बॉक्सिंग फाइट अच्छी ठप जा रही थी, फिर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विन किया और जो टक्कर भी मारे उसको मौके भी खुश लगे मुझे। अच्छा। और क्योंकि मुझे यही था कि मैं जीतना है मेरा फाइट, पाकिस्तान के नाम को ऊपर करना है, इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं किया, सिर्फ गेम पर फोकस किया और लड़ता रहा आखिर तक और फाइट विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा उस्मान, आप बताएं अपनी फाइट के बारे में। तंजानियन बॉक्सर के साथ आपकी फाइट थी तो हाउ डिड इट गो? जी बिल्कुल काफ़ी टफ फाइट थी और 4 राउंड्स इजीली मैं सेंटर रिंग में था और मेरे कंट्रोल में थी फाइट। अच्छा। फिर 5th राउंड 6th राउंड उनकी तरफ चली गई फाइट। अच्छा। हम लोग काफ़ी प्रेशर में आ गए और फिर 7 राउंड फिर मैंने कम बैक किया, फिर 8 राउंड कम बैक किया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल कितने राउंड की अबाउट थी? 8 राउंड्स की थी? 8 राउंड। अच्छा। 8 राउंड की फाइट। तो उस्मान एक बड़ी अच्छी चीज ये है आपको बताया कि जो इंटरनेशनल प्रोफेशनल बाउट्स होती हैं वो 12 राउंड की होती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पहले 4 राउंड की बाउट्स होते हैं, फिर 8 की, फिर 12 की तरफ जाते हैं। तो आप अपना स्टेमिना बिल्ड कर रहे हैं इसके हवाले से ताकि लंबा चल सकें आप? नहीं, इससे पहले जो मैंने एशिया टाइटल जीता था वो मैं 12 राउंड ही खेलने 2 फाइट्स। ओके। तो ये है कि इसमें जो WBC आपको पता है अभी वो बॉक्सिंग सेव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपको पता है बहुत सारी डेथ्स हुई हैं क्योंकि आपको पता है 12 राउंड एक फाइटर जब जाता है तो उसकी जो बॉडी है आपको पता है पूरा काफी उसकी इंटरनल इंजरीज होती है। हाँ। तो ब्लीडिंग होती है। तो उस्मान याद है पहले आप फॉलो करते होंगे मोहम्मद अली वगैरह की जो फाइट्स होती थी, बाउट्स होती थी जो फ्रेजर के साथ या इस तरीके से वो 15 राउंड की होती थी, उसमें तो उनमें हिम्मत ही नहीं रह जाती थी हाथ उठाने की, डिफेंड करने की। तो आपको भी कोई ऐसा उस्मान कोई ऐसा पॉइंट आया कि लगा कि अब मैच हाथ से निकल गया? नहीं ऐसा तो नहीं आया मगर वही बात ये था कि जो 5th और 6th राउंड था उसमें काफ़ी प्रेशर है मेरे ऊपर। हाँ। और मगर फिर यही था कि देखिए हम सबसे पहले मैं हमेशा हर चैनल में कहता रहता हूँ हम लोग मुस्लिम है ना, तो हमें एक बिलीव होता है अपने ऊपर और हमें हमेशा मुझे तो ऐसा फील होता है कि मैं अकेला नहीं हो रिंग में ना एनी टाइम, मतलब मेरे साथ मतलब अल्लाह ताला के मतलब एक स्पेशल मेरे साथ नहीं होता, मुसलमानों का एक वो है तो कॉन्सेप्ट है। तो बस मैं हमेशा वही सोचता हूँ और बिलीव होता है अपने अल्लाह ताला के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर। अच्छा। तो बस अपना 100% देता हूँ। अच्छा एक और चीज भी है कि स्टाइल्स मेक द फाइट। आपका जो बॉक्सिंग स्टाइल है आप क्या समझते हैं उसके साथ कौन से स्टाइल के बॉक्सर्स ज्यादा आपको सूट करते हैं, ब्रॉलर्स ज्यादा सूट करते हैं सामने से, साउथ पॉज के साथ आप अच्छा फाइट कर लेते हो कौन से, या प्रेशर फाइटर्स, किनको ज्यादा अच्छा आप हैंडल कर सकते हो? जी जो मेरे लिए इजी है, मैं प्रेशर फाइटर्स को इजीली हैंडल करता हूं क्योंकि मैं तो आप काउंटर पंचर हैं? गेम है वो इन गेम है। आप काउंटर पंचर? जी काउंटर, मैं टोटली काउंटर हूं। अगर कोई आ जाए और लॉन्ग फाइट खेलता हो या डिस्टेंस पे खेलता तो उसमें मैं थोड़ा तंग होता हूं। जैसे टेरेंस क्रॉफोर्ड है वो डिस्टेंस से खेलता है तो वो मुश्किल करता है। क्रॉफोर्ड आप देखें, क्रॉफोर्ड काफी गैप रखता है बीच में ना, डिस्टेंस रखता है तो वो आपको ये है कि बहुत तंग मतलब फाइटर आपको तंग करता है। चलें जी आसिफ आप बड़े क्वाइट लग रहे हैं, आपने जिस तरह से बताया कि चले स्टिचेस हुए हैं लेकिन फिर भी आप ऑब्वियसली स्क्रीन पे हम आपके भी तजुर्बे से थोड़ा सा इस्तेफादा चाहेंगे। ये कहिएगा कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल अब तक कैसा रहा और आगे के क्या गोल्स हैं, मजीद
कौन कौन सी अचीवमेंट चाहिए अभी आपको? जी बिल्कुल, देख के इससे पहले जो था मैं एमेच्योर बॉक्सर था और नेशनल टीम का कैप्टन भी रह चुका हूँ और मेरी स्पेस काफ़ी अच्छी थी और मेरे प्रोफेशनल करियर की तीसरी फाइट थी और मैंने इसको बहुत ही बगैर प्रेशर के मैंने इसको फाइट विन किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एमेच्योर बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। मैंने बहुत से टाइटल्स एमेच्योर में भी कंट्रीज के लिए जीता था। कमाल और मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ओलंपिक बातचीत करे ओलंपिक के लिए ताकि मैं भी ओलंपिक में भी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग मेरे साथ हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह दी बिल्कुल ये हाईलाइट करने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हम देख रहे हैं कि जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उनकी जानिब से तो काफ़ी सपोर्ट किया गया, लेकिन ओवरऑल जहाँ से आपको चाहिए थी सपोर्ट, क्या वो वहाँ से मिली है? और क्या फाइनेंशियल सपोर्ट का किसी ने प्लेज किया अब तक सिवाय पाक फौज के? जी बिल्कुल, अभी तक कोई नई रिस्पॉन्स नहीं आया इन लोगों की तरफ से। बहरहाल फिलहाल एक मेरे स्पॉन्सर से सन सुहेर शाहिद भाई और एनुस लाशिन ट्रेवल एजेंसी ने वो ने मुझे सपोर्ट किया काफ़ी इस इवेंट के लिए फाइनेंशियल तौर पर, बहुत मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे स्पोर्ट्समैनों की बलूचिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे स्पोर्ट्समैनों जैसा उस्मान वजीर भाई को सपोर्ट करे और मुझे भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करता है कि हम वर्ल्ड टाइटल जीते और पाकिस्तान का नाम दुनिया में मशहूर करें। अच्छा, एक और आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि भाई ये जो इंटरनेशनली बड़ी फाइट्स हो रही हैं, आप लोग ज़ाहिर है फॉलो करते होंगे, तो कौन सी एक फाइट है जो आप चाहते हैं कि मटेरियलाइज हो जाए और आप वो देखना चाहते हैं, वेल्टर वेट पे हो या किसी भी वेट पे हो? उस्मान, अगर आप वेल्टर वेट में आप देखें तो मैं तो चाहता हूँ कि इसके टेरेंस क्रॉफर्ड और स्पेंस की फाइट हो। स्पेंस की फाइट हो। स्पेंस की तो अब अगस्त से होने जा रही है, लेकिन बहरहाल अगस्त से होने जा रही है, मगर क्रॉफर्ड से हो तो वो बहुत अच्छा है। दोनों पीक में अपने तो एक अच्छी फाइट। आप लोग दोनों को हम बेस्ट विशेस हमारी आप लोगों के साथ है। उस्मान वजीर साहब, आसिफ हजारा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमारे बड़े ही स्पोर्ट्स के बड़े नाम है ये, बिल्कुल जी। तो इनसे बात करेंगे आगे बढ़ के। अभी ख्वाजा साद रफीक साहब मीडिया से मुखातिब हैं। मैं तो आपको पता है अहम रहनुमा नहीं हूँ तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को वतन तो उन्होंने ज़रूर आना है, पर वो तभी आएंगे जब उनकी जमात उनको दरख्वास्त करेगी। और PMLN ये समझती है कि मियाँ साहब को अभी जहाँ हैं वहीं रहना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए और ज़ालिमों के हत्थे चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये तारीख़ दुनिया की बताती है कि क़यादतें जो हैं वो जलावतनी में तहरीकों की क़यादत करती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। तो ख्वाजा साद रफीक साहब गुफ्तगू कर रहे हैं लाहौर में मीडिया के नुमाइंदगान से, जो हमने आप तक कुछ हिस्सा उसका आपको सुनवाया। और अब हमारे पास बहुत अहम चीज है, क्या? और वो है ब्रेक। जरूरी है। सो वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। और लाहौर के जो रहने वाले हैं वो तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पर लाहौर में आपको हर तरह का, हर मिजाज का बंदा भी मिलेगा, हर टच मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा कराची की तारीफें करते रहे हैं, तो थोड़ा सा लाहौर को भी सराह दिया करें। नहीं, लाहौर की खूबसूरती जो है वो बहुत है, सेरेनिटी बहुत है। वहाँ पर नहर के किनारे आप ड्राइव करें तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। अच्छा, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही हो, हाथ में चाय का कप हो या कहवा हो, चाय की बात हो रही है तो जी सऊदी अरब का जो कहवा है, सऊदी अरब की जो स्पेशल चाय है वो है अवेलेबल लाहौर में, वो भी दारोगा वाला चौक में जी। और वहाँ पे आपको पूरा टच मिलेगा, आपको लगेगा आप सऊदी अरब में बैठे हैं। पूरी फील है। इमेजिन कि आप लाहौर में बैठे हैं और आप अगर सऊदी अरब जाने का दिल कर रहे हैं तो आप दारोगा वाला चौक पहुंच जाए और वहाँ जाके बैठे हैं। और दो कजन्स आपको वहाँ पे मिलेंगे जिन्होंने वो जो उनका एक पूरा लुक एंड फील लिबास होता है वो लिबास पहना हुआ, वो आपको ये अल्लाह हबीबी वाली फीलिंग आएगी। हाँ जी, और कीमत भी कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, सिर्फ 30 रुपए है। तो जरा यार मोहम्मद साहब इससे मुतालिक हमें आगाह कर रहे हैं, चलते हैं जरा उनकी जाने, बताइएगा जी। शुक्रिया हबीबी यार मोहम्मद, कई फहालू का। हाँ जी, हाँ जी, क्या कई फहालू का। आप मुझसे बात कर रही हैं? जी जी। मैं एक उर्दू न्यूज चैनल पे बैठ के उर्दू में अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ। मुझे अगर एक वर्ड आ ही गया था सऊदी लैंग्वेज अरबी में आप आगे देखें यल्ला हबीबी, बस इतना ही काफी है। तो बहरहाल बात यह है कि देखें इस अटायर के साथ
इस अटायर के साथ वो नौजवान वहाँ पर अपना एक बिजनेस कर रहे हैं और बड़ा सस्ता है। आप देखें 3 खजूरें साथ में दे रहे हैं, उसके बाद इसकी तैयारी में दारचीनी के साथ बाकी जो लवाजमात लीमू आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज गुड। उनको सपोर्ट भी करें और ट्राई करके देखें, जो लाहौर के शहरी हैं। और तीनों चीजें जो हैं वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आप चेक करें, और मौसम सरमा की मुनासबत से अच्छा भी है, जबरदस्त, और यार मोहम्मद ने उसको अप्रूवल भी दे दिया है, तो जबरदस्त है I'll जी। visit। हाँ जी। अब जनाब, अब एक और मामले पे हम बात कर लेते हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग यूं जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज दो तरफ से हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए और आइस एज की तरफ चले जाएं, या फिर सूरज की हिद्दत और ओजोन लेयर्स गायब हो जाएं, तो उसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो तेजी से पिघलना शुरू हो जाए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं उसकी वजह से जो जमीन का दर्जा हरारत है वो भी बढ़ता जाए, उसकी वजह से भी ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाए। देयर आर सो मेनी रीजंस जिसकी वजह से हो रहा है। और हो क्या रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो तो पिघल रहे हैं, और उनके जो पिघलने की जो रफ्तार है वो भी एक मुतय्यन होती है, लेकिन अब उस रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो कि खतरनाक है। यूएसए टुडे में एक ऐसे ही आर्टिकल सामने आया जिसमें जो रिसर्चर्स हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वो एक्सेप्शनल रेट से मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, तेजी से श्रिंक होना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो एशिया के लोग हैं उनको पानी की सामना रह सकते हैं सप्लाई का। देखें, एक चीज तो ये होती है ना कि पाकिस्तान के जो दरिया हैं, मिसाल के तौर पर जो दरिया वहां से आते हैं, चाइना की साइड से दरिया सिंध भी जो है वो वहीं से आता है, और ग्वांगजू रिवर उस वहाँ पर उसका नाम है, और उसके बाद वहाँ से आता है। इसके अलावा बाकी पहाड़ी इलाकों से जो भी हमारे पास दरिया आते हैं वो ग्लेशियर्स का ही पानी आहिस्ता आहिस्ता पिघल के वो भी एक वाटर सोर्स बनता है। जो नदी नाले बनते हैं पानी की एक बड़ी सोर्स है वो भी उससे बनते हैं। लेकिन आप सोचें कि ये भाव में इजाफा हो जाए और ये वक्त से पहले पिघलना शुरू हो जाए, तो एक तो वाटर फ्लो बहुत बढ़ जाएगा फॉर द शॉर्ट टर्म, और उसके बाद आगे ये पानी कहाँ जाएगा, समंदर में, समुद्रों का लेवल भी बढ़ेगा, वो एक अपनी जगह है, और आगे पानी की शॉर्टेज भी होगी जब ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इससे हो सकती हैं। तो इस पर बात करते हैं। डायरेक्टर पाकिस्तान वाटर पार्टनरशिप डॉक्टर परवेज अमीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और माशाल्लाह सर्द मौसम में बड़ी अच्छी सी जैकेट पहनकर वो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए ये वक्त निकाला आपने। ये बताइएगा, हम थोड़ा सा तस्करा तो कर भी चुके हैं, बिकॉज इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, कि किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, क्योंकि वाटर को जनरेट नहीं किया जा सकता, प्रिजर्व किया जा सकता है, और ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, शॉर्ट टर्म में तो पानी बहुत आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, क्यों पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स इतने? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जी, उसको कहते हैं, जो जैसे आपने कहा कि उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है। ये मेन रीज़न तो यही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। जी जी। और मैं यहाँ ये भी दुरुस्ती कर दूं कि ये सिर्फ वही ग्लेशियर नहीं है जिसकी बात आप कर रहे हैं, सिर्फ हिमालयन ग्लेशियर्स नहीं है। हमारा जो कोराकोरम है, हिंदू कश है, ग्लेशियर्स तकरीबन सारी दुनिया में 90% जो दुनिया के ग्लेशियर्स में जो सूरत हाल है सर, वो सबके सामने है, बुरा हाल है वहाँ पर। जी जी, उनके सामने है जी, लेकिन हमारी उससे ज्यादा होगी, क्योंकि अंटार्कटिका में बंदे तो कोई नहीं इतने रहते ना जी। हमारे पास तो मसला है ना कि दुनिया की 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इस एरिया के अंदर जो इससे मुंसलिक है। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए जो है ये इंतहाई गमगीर किस्म की सूरत हाल है। तो अभी ये ग्लासगो में ये जो कॉन्फ्रेंस एक महीना डेढ़ पहले ख़त्म हुई है, अच्छा, उसमें भी ये जो सा टेम्परेचर राइज है, ये जिसको हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जी 1.5 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, वो बिल्कुल सारा झूठ है। उसको कहते हैं ये जो टेम्परेचर है ना जी, अच्छा, ये हमारी सोच से भी बाहर जो है ना, ये क्या मतलब सर? और सर ये तेज क्यों है? यहाँ पर अगर हम एशिया रीजन की बात करें तो ये तेजी से ग्लेशियर्स पिघलने की आपको क्या वजह नजर आती है? सर इसकी वजह बेसिकली वही है कि उसको कहते हैं जो है ना, यहाँ पर टेम्परेचर राइज ज़्यादा है हमारे तरफ जो है ना, जो एवरेज दुनिया के एवरेज जिसको हम कहते हैं हम 2 पर कंट्रोल करेंगे, हमारे यहाँ टेम्परेचर राइज ज़्यादा है। अच्छा। दूसरी जो सी एक्टिविटी भी ज़्यादा है इन एरियाज़ के अंदर। ये जो चाइना के बॉर्डर के साथ है, आप वॉर्स की बात कर रहे हैं, पहले आप सियाचिन की बात कर रहे हैं, और अभी तो हमारे वज़ीर आज़म सब कह रहे हैं कि जनाब हमने वहाँ पर जो है ना $40 बिलियन का बिजनेस करना है उस एरिया के अंदर के, हमारे लिए टूरिज्म की जो इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ेंगी जी। सेकेंडली जो इंडस्ट्री साथ साथ लगी हुई ना, उसके अंदर से सूट आती है, सूट जो है ये काला धुआं नहीं होता जी जी, तो ये उसके ऊपर जब बर्फ के ऊपर जमता है तो ये सारी चीजें जो है ये नेगेटिव इफेक्ट्स करती हैं उसको। डॉक्टर साहब वही जो आप अभी इफेक्ट्स की बात कर रहे थे, इंसानी जिंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? दूसरा, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को? देखें जी, उसके ऊपर कंट्रोल में तो यही है कि आप जो है ना, जो अपना CO2 इमिशंस को कम करें। पूरी दुनिया में यही है, जो उनसे ऑयल बेस्ड है इंडस्ट्रीज, उनको कम करें, गाड़ियां कम उसके अंदर इस्तेमाल करें। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एलिमेंट्स आपने मोशन में सेट कर दिए ना, उसको नेचर को आप चेंज नहीं कर सकते। हम तो ज़्यादा आप जो है ना उसकी अडेप्टेशन की जो है ना तदावीर की तरफ जाएं। जैसे हमने 2 डैम्स अभी बना रहे हैं, उसको कहते हैं जो है ना, इसके ऊपर मुंडा है, दूसरी साइड पर यहाँ पर ये अपना दाइमर बादशाह है। जो पानी अवेलेबल होगा
होगा उसको स्टोर करें कहीं। असल चीज़ है कि पानी जो है ना उसकी स्टोरेज के ऊपर सबसे ज़्यादा आप जोर दें। हिंदुस्तान जो है 5000 डैम बना रहा है, हमारे पास ये अभी 2-2.5 डैम जो है। अरे सर वो भी बिल्कुल सर आखिरी सर stages वो के भी ऊपर है। देखे ना, हुआ क्या है, 2008 से बनना स्टार्ट होना था दयामिर भाषा डैम। इलेक्ट्रिक जनरेशन 4500 मेगावाट होनी थी, 7 मिलियन एकड़ फीट पानी इसने जखीरा करना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अभी आप देख ले 2021 आ गया, अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ। और दुनिया का पहला रोलर नहीं, कॉम्पैक्ट अभी वो- कंक्रीट का अभी वो डैम होता होगा अगर ये नहीं। बनता तो। हमारे डैम जो बड़े डैम है बिल्कुल, दो ही ये हैं, अभी मंगला टाइम और पे- तरबेला, वो तो 1960-70s के बने हुए हैं। जी अभी बड़े डैम से हमने क्या वो बनाया भी है? बहुत हद तक जो है ना जी, वो जो डैम्स दोनों है ना जी, वो ऑलमोस्ट फिल्ड अप वो है। जस्ट उसको सिल्ट की silted वजह से, dams हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, रेत की वो वजह से। सिल्ट की वजह से। तो अब और हमारे काला पास बाग ये है में कि ये हम options मुत्तफिक नहीं हो पा रहे। काला हमारी बदबख्ती सबसे बड़ी यही है कि काला बाग डैम अगर या उसके नीचे कोई और डैम जो है ना वो हम बना लेते हैं ना, तो जो अफगानिस्तान से काबुल रिवर की फ्लो है वो हमारे पास जो सी ना बच जाए, वो है कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिक जो है ना सेट है। तो वो डैम बनता है 5 साल के अंदर। हुकूमत जो सी ना इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, सियासी उसके अंदर जो सी ना बहुत सारी सर और एक और चीज भी है कि तो अगर वो डैम हिंदुस्तान बन की- जाता जी जी तो इसकी ये जो डैम है मंगला और तरबेला, इनकी लाइफ भी बढ़ जाती। नहीं वो डैम की सिर्फ मंगला को से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर वो डैम बन तरबेला जाए ना तो मेन चीज है हमारी लाइफ। हाँ जी 6 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है ना बिल्कुल जी। 5 साल के अंदर, ये डैम 12-13 साल के अंदर बनेगा जो डैम बादशाह है। बिल्कुल जी। तो इसमें मैं ये भी आप पॉइंट आउट कर दूं कि आपके जो नेबर्स हैं ना उनकी पूरी कोशिश है कि दुनिया का इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तान ये डैम बिल्कुल ना बनाए। बिल्कुल सर, ऐसे ही। हमसे ज्यादा उनको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट है कि जी पाकिस्तान जो है ना इसके अंदर कोई पेशरफ्त ना करे। तो मैं गवर्नमेंट की भी तवज्जो इसी तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि भाई साहब ये तो बनता रहेगा, जो डैम बादशाह जो इसकी कॉस्ट है, जो इसकी हाइट है, ये तो हमने चलो एक कमिटमेंट कर लिया है। आप खुदा के लिए जो सी तवज्जो इस तरफ करें कि जो है ना इसको अटक के नीचे किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर आप बेशक 7 में बनाएं, बराज बनाएं, इसको कहते हैं ये काला बाग, नीला बाग, पीला बाग, जो भी इसको कहते हैं, जो भी इसके ऊपर कंसेंसस कर दस्ती इसको कहते हैं डैम को जो है ना इसकी स्टार्टअप करें। और इसी डैम की फाइनल ये देखें, ये डैम इनकी इलेक्शंस के साथ साथ चलेगा। ये 4-5 साल में हम इस डैम को मुकम्मल कर लेते हैं, जबकि दूसरी जगह पर ये नहीं मुमकिन। बड़ी अच्छी बात करें सर, बहुत शुक्रिया सर। वक्त हमारे पास काफी कम था, वरना मजीद पर डिस्कशन करते, बिकॉज पानी एक बड़ा इशू है, पानी जिंदगी है। और एक सबसे अलार्मिंग सिचुएशन ये कि 40% जो है वो श्रिंक होकर रह गए ये हिमालय ग्लेशियर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने अंडा मोड़ से तजावुजात हटाने का हुक्म दे दिया है और नॉर्थ कराची अंडा मोड़ की सड़क को घरों में शामिल करने के केस में जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि एक ही दिन में फैसला कर देंगे, लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वकील ने कहा कि हमारे पास लीज है, कैसे घरों को मिसमार किया जा सकता है। जस्टिस जफर अहमद ने कहा कि नस्ला टावर वालों के पास भी लीज और दस्तावेजात मौजूद थे, सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं छोड़ा, सब चीजों पर कब्जे हो रहे हैं। रोड छोड़ा पाक ना ही कोई स्कूल। हैरत है 150 फीट रोड पर कब्जा कर लिया गया। आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत कैसे हो सकती है? हमारा हुक्म है मुतबादिल जगह देकर सड़क खाली करें, रोड की जगह है और इस पर रोड बनने दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, बिफोर मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सेगमेंट, हम एक ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है इलेक्शन कमीशन से मुतालिक। खबर ये है कि वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति साहब की जानिब से जो बयान दिए गए थे, इलेक्शन कमीशन ने उस पर उनकी मुआफ़ी कबूल कर ली है और आज इस मामले पर समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन ने दोनों वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत करते हुए उनकी मुआफ़ी जो कि इलेक्शन कमीशन से मांगी गई थी उसे कबूल कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति कहते हैं कि हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो। मैं इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी माजरत कबूल की। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है। ईवीएम के जरिए वोट की तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन को हर लिहाज से ताकतवर किया जाएगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुस्तहकम करने के लिए साथ खड़ी होगी। अच्छा जी, तो अब जनाब वक्त मुख्तसर है, मुकाबला सख्त है, तो अनार के हवाले से जी हम बात करने जा रहे हैं। फ्रूट्स की अफादियत पे हम अपने शोज़ में बात करते हैं और ख़ासतौर पर मौसम सरमा में क्या फ़वायद हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट आयशा अब्बास साहिबा। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त लगाया। हमने देखे, मैंने लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं दिया, और बताएं मैंने जी। प्रमोट करने के लिए
अनार वाला रंग भी अरे वाह, जबरदस्त, मुझसे गलती हो गई। Why didn't I wear the clear? चलें जी, किसी एक को तो फवायद करना बताइए। था। आप जरा बताएं कि क्या फायदे हैं जी अनार के? फायदे ही फायदे हैं, बल्कि जो हमारी कुक हैं वो रोजाना एक अनार हमारे लिए बना के रखती हैं। कल मुझे कंप्लेन कर रही थी अनार हमारी बना कुलसुम के? आंटी के छील के अच्छा, रखा मैं- कि बाजी मेरे तो 2 ड्रेसेस खराब हो गए क्योंकि उसका हाँ, कलर लगता है और वो फिर जाता उतरता नहीं नहीं है, तो मुझे आप एक अच्छा सा एप्रन दे। मैंने कहा, फिर बच्चों से मैंने कहा तो 2 एप्रन लकीली निकल आए। अनार अच्छा। के बहुत फायदे हैं, ठीक अच्छा। है। और जो लोग डायबिटीज से बचना चाहते हैं, अपने ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इवन आफ्टर कोविड, वो चाह रहे होते हैं कि वो जबरदस्त उनके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बन जाएं, तो जरूर इस्तेमाल किया करें। अच्छा। इसका आप एक जबरदस्त ड्रिंक बनाएं, बिकॉज पीपल दे यूजुअली कंप्लेन कि जी एक अनार 100 बीमार, तो वो एक बड़ों ने बनाया हुआ है इसका। लेकिन ये है कि आप अगर आप इसका ड्रिंक बनाते हैं और उस ड्रिंक के अंदर आपने एक क्यूकम्बर भी वो करके डाला हुआ है, पिंच ऑफ सिनेमन आप उसके अंदर डाल लें, तो वो जो उसकी खटास वाला एक इफेक्ट है वो नहीं होता, वो चला जाता है। लेकिन वैसे भी लोग छीलते भी हैं, तो उसके बाद काला नमक हल्का सा ऐड करके काला नमक ऐड कर लेते हैं। अच्छा, और टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर आप चाह रहे होते हैं कि आपके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ना हो और इसकी जो एसिडिटी है वो आपको डिस्टर्ब ना करे, तो अनार को एज सच आप या तो सैलड्स के साथ मिक्स करके लें और या फिर इसको एसिडिक फ्रूट्स के साथ ना लें। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, जब हम अनार खाते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें जो दिक्कत आती है वो उसके बीज की आती है। तो उसका सीड खा सकते हैं या उसको निकाल दे? उसके सीड बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा। और खाने चाहिए, क्योंकि जो फाइबर होता है वो उसके सीड्स में ही होता है। हम लोगों ने ये बनाया हुआ है कि जी हमने उसके अनार का जूस लेना है और जूस का हम इस्तेमाल करें, तो उससे ये होता है कि उसकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं। तो अनार को एज सच फ्रूट के ही फॉर्म में लेना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें उसका फाइबर भी मिले, और जो उसके बीज हैं वो जरूर खाएं, ठीक है, और उससे हमें फाइबर मिलेगा। बहुत ज्यादा बीज का इस्तेमाल ना करें। कई दफा जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं या उनको अच्छा, महसूस कभी होता कभार है कि ऐसा भी पेट होता है में ना दर्द कि हो बीज जाता है, सख्त आ जाते हैं। अच्छा, सख्त जिन आ लोगों जाते हैं। को ये पथरी के इश्यूज होते हैं मसाने में, वो लोग अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं? वो फायदेमंद लोग है? इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रेगुलर बेसिस पे नहीं, ठीक अच्छा। है, हाँ, रेगुलर बेसिस पे नहीं, और डेफिनेटली डॉक्टर से जो है उनको अपना चेकअप जो है वो जरूर करवाना है। और कैंसर के लिए भी कहा जाता है ना कि बड़ा फायदेमंद है। कैंसर में स्पेशली प्रोस्टेट का कैंसर, लंग का कैंसर, कोलोन का कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर, इन 4 कैंसर्स के लिए ये वाला जो अनार का इस्तेमाल है वो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मैं ये बता रही थी कि अनार का जो इस्तेमाल है एसिडिक चीज़ों के साथ ना हो। एक सेकंड महरीन, अच्छा प्लीज कंटिन्यू। मतलब अगर आप अनार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आप स्ट्रॉबेरीज ना लें। अच्छा। अगर आप अनार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ फिर आप ग्रेप फ्रूट ना लें। ओके, वो उनकी नेचर जो है वो सेम नेचर के साथ ये, क्योंकि ये सारे खटास वाली चीजें हैं, तो इसके साथ आप ये करें कि अगर आप एक अच्छी सी सैलड बना रहे हैं जिसमें आपने आइसबर्ग लेटस डाला हुआ है, उसमें आपने क्यूकम्बर्स डाले हुए, एप्पल डाला हुआ है, तो कुछ चंक्स आप अनार के डालें। बात आ जाती है, बहुत अच्छा। अनार इतना फायदेमंद है, लेकिन स्टिल हम लोगों को खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एक तो वो खटास प्रॉब्लम आ जाता है, दूसरा वही जो थोड़ा सा सख्त होता है इसका बीज भी, तो बच्चे भी बड़ा घबराते हैं। किस तरह से उनको कायल किया जाए? हाँ, इस तरह से कायल किया जाए कि इसको आप खटास वाली चीजों के साथ ना लें। और बच्चों को अनार बहुत पसंद है। अगर आप उसके ऊपर चाट मसाला, असल मकसद होता है छीलना, असल मकसद होता है छीलने का जो। अच्छा, अब जरा ये बताएं कि ये जो हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उनके लिए अनार के फवायद हैं? इतने अच्छे फवायद हैं कि जो लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल, और उसके बाद जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल है, वो इतना अच्छा इससे रेगुलराइज होता है, इतने अच्छे इसके लेवल्स कंट्रोल होते हैं कि। और जो डायबिटिक्स हैं वो डायबिटीज स्पेशली डायबिटीज टाइप 2, इसमें मीठा ज्यादा नहीं। अब मेरे फायदे की थोड़ी सी बात हो जाए। अनार खाने से अनार वाली सुर्खी मेरे ये गालों पर आएगी? वो पहले ही आई हुई है। और कितनी आपने लानी है? वो कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक है, आप कॉस्मेटिक भी उतार लें। टू बैड। हाँ, नहीं, पोर्शन कंट्रोल के साथ आप खाते हैं तो वजन भी नहीं आपका बढ़ता, ठीक है। और उसके बाद वही वाली बात मैंने की है कि आपने इसका जूस इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको खाना है, ठीक है। मतलब जूस ये तो इट गोज विद एवरी फ्रूट ना, हम लोग असल में करते ही हैं कि फलाना जूस बना लिया। अच्छा, उसके अंदर भी तरीका ये है, मैं थोड़ा सा आपकी भी इस पर रहनुमाई चाहूंगा। लोग जो है वो जूस बना के उसका फाइबर फेंक देते हैं, ब्लेंड करना ज्यादा बेहतर नहीं है आपके ख्याल में?
ब्लेंड भी किया जा सकता है। उसमें ये कि फाइबर भी साथ ही आ जाता है। ब्लेंड करना ज्यादा बेहतर है। और जो उसके एरियल्स होते हैं ना, वो जो अंदर उसके निकल रहा होता है, वो भी बड़े मजे के होते हैं। खचर खचर आपके मुंह में आ रहे होते हैं, उससे भी फाइबर मिलता है और थोड़ी हवा भी अंदर आ जाती है। तो वो करें पूरे के पूरे की हार्डली इसकी 250 कैलोरीज हैं, इतने बड़े वाले की। और पेट भी पूरा दिन आपका भरा रहेगा। तो अब इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बता दें, क्योंकि हम विटामिन के लिए अलग से गोलियां खा रहे होते हैं, पोटेशियम के लिए अलग खा रहे होते हैं। उसके बाद हम जानना ही चाहते हैं कि जब नेचुरल वेज हमारे पास हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं, तो हम फटाफट खाने की तरफ आ जाए। सी भी आपको मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है, विटामिन के भी मिल रहा है, और आपको चाहिए क्या है, सब कुछ तो मिल गया। कमाल है। और विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट फाइट्स ऑफ डिजीजेस और आपका जिस्म की इम्यूनिटी बढ़ाता है। कोरोना में तो हमने बहुत ही ज्यादा सुना था कि भाई विटामिन सी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। और जो आप टैबलेट्स अलग अलग लेते हैं ना, वो आपको फाइबर नहीं देती, वो आपका पेट नहीं भरती। फल खाने से आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है। अच्छा, फल खाने से आपको महसूस होता है कि आपने खाना खाया। हाँ। अच्छा, जिस तरह से हम लोग जिम करते हैं, वर्कआउट के लिए जाते हैं, उससे पहले अनार इनटेक कर सकते हैं उसकी, लाइक आपके लिए बेहतर होता है या नहीं? प्री वर्कआउट भी करते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट भी करते हैं। अगर आप प्री वर्कआउट जो है इसका पूरा एक बोल बना के खा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और पोस्ट वर्कआउट जो मैंने ये ड्रिंक बताया था, जिसमें आपने मिंट लीव्स ऐड करें, बहुत अच्छा इसका एरोमा आता है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सिनेमन, जबरदस्त। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा अब्बास। हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू उनसे रही। और अब वक्त आ गया जी इजाजत चाहने का। बिल्कुल, आपसे इजाजत चाहते हैं और कल फिर आपकी खिदमत में और इस दुआ के साथ, स्टोरीज के साथ। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।